हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9वां चैप्टर, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? जनरली आप देखो, मैनेजमेंट का हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट का डेफिनेशन आपने पढ़ा था, क्या हुआ था कि इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स को जब इन्फ्लुएंस करके आप किसी काम को करवाते हैं तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अब अदर रिसोर्सेज को कैसे मैनेजमेंट करते हैं? फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो मैनेजमेंट बोलता था, अभी तक हम लोग फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स की बात करते थे। एक तीसरे रिसोर्स की हमने बात नहीं की थी। तीसरा रिसोर्स क्या होता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब मनी। आपके पास कितना भी अच्छा रिसोर्स हो, कितना भी अच्छा ह्यूमन हो, कितना भी अच्छा एम्प्लॉय हो, उसके पास कितनी भी अच्छी मशीनें हो, अब वो मशीनें आएंगी कैसे? ह्यूमन क्यों आएगा? क्योंकि उनको मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर बोले तो लाइफ ब्लड होती है, जैसे हमारे लाइफ में क्या होता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, उसी तरीके से फाइनेंस की जरूरत होती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो बोल सकते हैं मेनली अगर हमने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर लिया तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करेगा, पूरे मैनेजमेंट अच्छे से रन करेगा, बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें दो टर्म से बना हुआ है, एक फाइनेंशियल और दूसरा मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल का यहाँ पर मतलब क्या हो जाता है? देखो, फाइनेंशियल का मतलब हो जाता है यहाँ पर जो चीज मनी। फाइनेंस का सीधा मतलब होता है क्या? मनी। कि मनी की बात करता है, मॉनेटरी वैल्यू बात करता है, मॉनेटरी टर्म में चीजें की ये बोलता है। तो जब मॉनेटरी टर्म की बात करता है सीधी सी मनी, करेंसी वगैरह की बात करेगा। दूसरा मैनेजमेंट करने का, मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है? किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने का एक तरीका जो होता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो मनी को इस तरीके से यूज किया जाना चाहिए कि उससे मैक्सिमम आउटपुट किया जा सके या फिर उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है कि दोनों को, मतलब मनी का इस तरीके से यूज करो कि वहां से हमको मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। ठीक है, 10 अब बोला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस टू इनेबल एनी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमर्शियल का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर जो मनी के लिए काम करे, जिनका मेन पर्पज होता है अर्निंग, प्रॉफिट अर्न्स करना, ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो वो होते हैं कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन कैश एंड क्रेडिट रिसोर्सेज। कैश मतलब जो हमें करेंसी मिल जाए जिसमें उधार वगैरह नहीं होता है। तो क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर सर? उधार, लोन वगैरह, डेब्ट फंड हो जाए, बोरोड फंड हो जाए, उसको इंक्लूड करेंगे। रिसोर्सेज इन फेवरेबल क्वांटिटी। फेवरेबल क्वांटिटी होने का मतलब क्या हो गया कि इतना ही पैसा चाहिए जितना हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन नीड्स सो दैट इट कैन बी अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट। जब एक वर्ड आता है इफेक्टिवली, हमने आपको यहाँ पर टी से याद दिलवाया था कि टी का मतलब होता है टाइम, और एक एफिशिएंट यूज था, और सी का मतलब आपको कॉस्ट बताया था। तो जब प्रॉपर टाइम पर जितने टाइम आपको दिया गया उतने में काम पूरा किया जाए तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव होना। अगर कॉस्ट कम किया जाए, उतने ही टाइम में हमारी कॉस्ट कम और मैक्सिमम आउटपुट किया जाए तो बोलते हैं एफिशिएंट हो जाना। तो यहाँ पर बोला क्या? इफेक्टिवली। तो उन्होंने इफेक्टिवली काम को कंप्लीट करवाया, ऑन टाइम पर काम कर दिया जाए, इतना फंड होना चाहिए, उसी को उसको मैनेज करना ही बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात में आती है। ठीक है, आई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द वाइटल इंटीग्रल पार्ट बिजनेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट का एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटीग्रल पार्ट मतलब अभिन्न अंग है जो अलग नहीं किया जा सकता। अगर बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वहां पर मैनेजमेंट होता है, तो मनी का भी मैनेजमेंट होगा ही। मनी को हम लोग अलग नहीं कर सकते। अभी आपको बताया क्या होता है? लाइफ ब्लड। आप अपनी बॉडी से जैसे ब्लड को हटा नहीं सकते, वैसे ही मनी को बिजनेस से हटाया नहीं जा सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कौन से मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? कॉन्सर्न विद द प्लानिंग, कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब प्लानिंग की बात आती है तो हमने आपको 3-4 चीजों के बारे में बात बोला था। पहला बोला था व्हाट, व्हेन, फॉर हुम, वेयर, वाई, ये सारे वर्ड यूज होते हैं प्लानिंग के लिए। तो जब आप एडवांस में इन चीजों को डिसाइड करते हैं तो वहां पर प्लानिंग वर्ड यूज होता है। तो सेम चीज है, अगर अपने मनी के बारे में ये सारे डिसीजन ले रहे हैं और एडवांस में ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना। ठीक है,
कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, उसको जहां पर जरूरत है उस जगह पर लगाना, ठीक है, उसको वेस्ट होने से बचाना, तो प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करना इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। अब आपके क्लास 12th में सिर्फ 3 चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, एक तो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन, बट इसको जहां पर बीकॉम वगैरह के एंट्रेंस में वहां पर चीजें बढ़ जाएंगी, इसका स्कोप बढ़ जाता है। जैसे इसके अंदर क्या आ जाता है, कैपिटल बजटिंग आ जाता है, ठीक है, बजटरी कंट्रोल आ जाता है, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये सब बीकॉम के सिलेबस के पार्ट। आपको 3 चीजें पढ़नी है, कौन सी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो गया हमारा। आइए देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह में। कैरेक्टरिस्टिक पहला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मोर एनालिटिकल देन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, जहां पर थ्योरी बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करे, चीजों को सिर्फ बता दिया जाए, आपको थ्योरी बता दी जाए कि ये डिस्क्राइब कर दिया कोई चीज, जैसे कोई इवेंट, आपको घटना, जो हिस्ट्री की कोई घटना आपको डिस्क्राइब की जा रही है, तो डिस्क्राइब डिस्क्रिप्टिव वर्ड कहां से आया, डिस्क्राइब से आया है। तो पुरानी जो इवेंट्स हो चुके हैं उसके बारे में जो बताया जाए उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव होना। बट ये क्या बोलता है, एनालिटिकल है। एनालिटिकल मतलब क्या, एनालिसिस की जाती है कि कहां पर कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, वो सोर्सेज कहां से, वो मनी कहां पर हमको मिलेगा, उसका एप्लीकेशन कहां कहां पर होगा। तो ये एनालिटिकल होता है, ना कि डिस्क्रिप्टिव होता है। सिर्फ हम बता नहीं सकते, इसको सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए कंटीन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। जैसे अगर मैनेजमेंट बोला जाए तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, तो जितने भी उसके फंक्शंस हैं वो भी कंटीन्यूअस हो जाते हैं। अगर बोला जाए बिजनेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब तक बिजनेस रन करता रहेगा तब तक हमको फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। डायनेमिक क्यों बोला है, डायनेमिक बोला है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो किस में एग्जिस्ट करता है, इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। इन्वायरमेंट ही डायनेमिक है तो वहां पर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो किसी भी चीजों से रिलेटेड होंगे, वो डायनेमिक हो जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम करो, कहीं पे भी काम करो, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, वहां पर आपको फाइनेंस का मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इट ट्राइज टू स्ट्राइक कोऑर्डिनेट बिटवीन फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर्स। ये क्या करता है, जो भी फाइनेंस के प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उनके बिहेवियरल अभी तक पैटर्न्स देखे गए हैं, उन सब के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद इट डिफर्स फ्रॉम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या करते हैं सर, अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, चीजों को एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। बट जब बात आती है इसमें, तो ये क्या अकाउंटिंग से डिफर कैसे हो जाता है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, मैनेज करते हैं मनी को, ठीक है। तो मनी को मैनेज किया जाता है, यहाँ पर ये डिफरेंट होता है। इट इज अ ग्रेट हेल्प टू पीपल होल्डिंग टॉप जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, फिर कौन इसको करता है, तो इसको टॉप लेवल के अधिकारी लोग ज्यादातर करते हैं। जो भी हमारे अपने 3 लेवल्स पढ़ेंगे, 3 लेवल्स में क्या था, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो जो टॉप लेवल के अधिकारी लोग होते हैं, टॉप लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, वो इस चीजों को मैनेज करते हैं, ठीक है। इट कैन आल्सो बी टर्म एज साइंटिफिक आर्ट बीइंग अ क्वेयर मिक्सचर ऑफ साइंस एंड आर्ट। इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, दोनों का एक मिक्सचर होता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो साइंस और आर्ट का मिक्सचर होता है। साइंस का क्यों, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स की बातें की जाएंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बातें की जाएंगी, जो भी चीजें होंगी वो प्रूवन होगी। और आर्ट्स की बातें क्यों की जाएंगी, यहाँ पर पर्सनलाइज स्किल चाहिए होता है। पर्सनलाइज मतलब क्या, हर पर्सन अपने हिसाब से मनी को मैनेजमेंट करता है, तो इसको बोलते हैं पर्सनलाइज स्किल होना चाहिए। प्लस यहाँ पर क्या होता है, अदर लोग अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और एफिशिएंट यूज करना चाहते हैं फाइनेंस का, ठीक है। तो ये हमारे लोग कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद का जो आपके यहाँ पर टॉपिक है वो है हमारे पास में इंपॉर्टेंस कौन कौन से होते हैं इसके पास, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस में क्या रोल क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो इसका दोनों तरीके से पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इंपैक्ट हो सकता है। तो पहला इसका जो इंपॉर्टेंस होता है क्या, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। ये किस तरीके से हमारा जो इंपॉर्टेंट है इसका, अगर बिजनेस हमारा बहुत बड़ा है, उसका साइज बहुत वाइड है या फिर बहुत बड़ा बिजनेस होने की वजह से वहां पर क्या चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पर एसेट्स ज्यादा चाहिए होंगी, मैनेजमेंट के लिए मनी ज्यादा चाहिए होगी। तो वो चीज यहां पर बोलता है कि क्या, कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कैसे हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट इज द
आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्होंने बताया क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कैपिटल जो हमारा लगाया जाता है एसेट्स वगैरह में, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। So if more amount of capital is decided to be invested in the fixed asset, then it will be increase the value of total share of fixed assets by the amount invested। अगर हम ज्यादा पैसा एसेट्स वगैरह में लगाएंगे तो वहां पर ये क्या माना जाएगा कि हमारा मैक्सिमम पैसा कहां पर फंसा पड़ा हुआ है, एसेट्स में। दो जैसे कंपनीज के ऊपर डिसाइड करता है। देखो अगर सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर पे वर्क करती हैं, ज्यादातर उनका जो बेस मॉडल वो क्या है, सॉफ्टवेयर वर्किंग है, तो उनके यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इनके यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर बेस पे काम होता है, सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए और कुछ लोग चाहिए, हजारों करोड़ों का वो बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज हैं, जिनमें सीमेंट कंपनीज हैं, ब्रिज बनाने की कंपनी, कंस्ट्रक्शंस की जितनी कंपनीज हैं, उनको क्या चाहिए, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ज्यादा मनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। दूसरा अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट और उसका अमाउंट कितना, कंपोजिशन क्या है, तो द क्वांटम ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर बात क्यों होता है, तो करंट एसेट का मतलब आपको पता है क्या होता है कि वो एसेट्स जिनका टाइम पीरियड एक साल के अंदर होता है, मतलब 12 महीने के अंदर जो कैश हो, या तो कैश है या तो कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक कैश, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंटरी एक्सेट्रा इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनेजमेंट डिसीजन। It is also dependent on the amount invested in the fixed asset decision about credit and inventory management etc। ये इस बात पे भी डिसीजन होता है कि हमारे पास कितना हमने इन्वेस्ट किया है फिक्स एसेट्स में, और जितना ज्यादा फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे उतना वर्किंग कैपिटल हमारे पास में थोड़ा कम बचेगा। मतलब वर्किंग कैपिटल क्या, डे टू डे वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में पैसा थोड़ा कम बचेगा। ठीक है। तो अब हमारे पास में जब पैसा कम बचेगा तो करेंट एसेट की वैल्यू भी हमारे पास में कम होगी। ठीक है, ये सर। इसके बाद अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड, कितना। अब देखो सोर्स ऑफ फंड में क्या होता है, बारोड फंड होता है, ओनर्स फंड होता है। लेकिन जब बारोड फंड की बात करते हैं तो उसमें भी हो जाता है कि भाई हमने कौन से सोर्सेज को यूज किया है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, मतलब एक साल के ऐसे सोर्सेज का यूज किया है जिनका रिपेमेंट हमको 1 ईयर के अंदर करना है, या फिर ऐसे रिसोर्सेज का पेमेंट हमने लिया है जिसको हमको 1 ईयर के बाद पेमेंट करना है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों का कंपोजिशन कैसा है हमारे पास में, तो अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिटरमाइंस द क्वांटम, मतलब क्वांटिटी ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इन केस ऑफ फर्म्स रिक्वायर्स मोर लिक्विड एसेट्स देन इट विल बी प्रेफर हैव अ मोर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अगर आपको लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसा अपने पास में होल्ड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, लॉन्ग टर्म फंड की तरफ जाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म में हमको लिक्विडिटी नहीं चाहिए तो शॉर्ट टर्म से मनी लेंगे, यूज करेंगे, फिर वो वापस कर दिया जाए। तो ये डिसीजन डिसाइड होता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इन चीजों की। इसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, रेशियो क्या है इनका, इनके बीच में क्या रेशियो, डेब्ट और इक्विटी, कितना पैसा हमारे डेब्ट का है, कितना पैसा इक्विटी का है। डेब्ट का मतलब क्या, कितना पैसा उधार का है और कितना पैसा हमारे ओनर्स का है। इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है वो चीज बता रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या डिसीजन लिया जाता है कि कितना डेब्ट का पैसा रखा जाएगा, कितना इक्विटी का पैसा रखा जाएगा। जैसे आपके घर में भी होता होगा कि अगर कोई एसेट परचेज करना है, कोई आपने नई लैंड खरीदनी है या फिर नया बिल्डिंग वगैरह खरीदते हैं घर वाले, तो उसमें सोचते हैं क्या कि हम अपने पास से कितना पैसा लगा दें और कितना अपने रिश्तेदारों से, कितना बैंक से आप डिसीजन लेते हैं ना घर के लोग। तो क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने कितना अपना पैसा लगना चाहिए और कितना बाहर के लोगों से पैसा लेना पड़े। ठीक है, इसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। ये तो हो गया इसके इंपॉर्टेंस के अंदर। इसके बाद आता है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है कि मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। वेल्थ कैसे बढ़ेगी शेयर होल्डर्स की। अब शेयर होल्डर कौन होता है, जिनके पास शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो ये एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है कि अगर कंपनी का एक्चुअल ओनर देखा जाए, जिसके पास सबसे ज्यादा रिस्क होता है, वो कौन होता है, शेयर होल्डर होता है। तो शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, और वेल्थ कैसे बढ़ेगा, जब शेयर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो मार्केट में शेयर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वेल्थ बढ़ेगा। और शेयर की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगी, जब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, तो उस बारे में यहां पर। दूसरा पॉइंट, इट एम्स टू टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस
which proves beneficial for shareholders। ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, ऐसे मनी से रिलेटेड ऐसे डिसीजन लेने हैं जो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे, ऐसा ना हो उनको नुकसान पहुंचाए, उनके लॉस ना करे, उनको बेनिफिट्स दे, उनको प्रॉफिट दे, उनकी अर्निंग्स को ग्रो करे। Such financial decisions are taken wherein the anticipated benefits exceed the cost incurred। उनका क्या मानना है, जितना हम आज कॉस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं किसी काम को करने में, उतना हम एंटिसिपेट करते हैं कम से कम उससे ज्यादा तो प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, कम से कम उससे ज्यादा हमारी अर्निंग्स तो होनी ही चाहिए। दिस इज टर्न इम्प्लाइज एन इंप्रूवमेंट इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये कैसे हो सकता है, जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, दूसरा तीसरा हमारे पास में क्या है, an increase in the market value of shares is gainful for shareholders। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, शेयर्स की वैल्यू जब इंक्रीज कर जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। मार्केट वैल्यू मतलब क्या, मार्केट कैपिटल बढ़ेगा। मार्केट कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्या होगा, कंपनी लॉन्ग शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। ठीक है, या फिर उसका जो कैपिटल मार्केट कैपिटल क्या हो जाएगा, वो छोटी कंपनी है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, तो वो क्या बन जाएगी, बिग बन जाएगी। तो इस तरीके से पूरा चलता रहे। इसका चौथा क्या है, इट फोकस ऑन द टेकिंग दोस फाइनेंशियल डिसीजंस व्हिच लीड टू वैल्यू एडिशन। क्या करता है, वैल्यू को ऐड करेगा, उस कंपनी के शेयर्स में चार चांद लगाएगा, उसमें इंक्रीज कराएगा, उसकी वैल्यूज को ग्रोथ कराएगा, गुडविल बढ़ा देगा, मार्केट में रेपुटेशन इंक्रीज करेगा, ये सब चीजें। सो द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स राइज, जैसे ही उनके क्या होंगे, वैल्यू एडिशन होगा, जैसे ही अर्निंग्स बढ़ेंगे उसके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएंगी। As the basic objective gets fulfilled, other objectives such as, अगर हमारा ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होने लगा, शेयर्स की वैल्यू बढ़ने लगी, तो क्या होगा उससे फायदा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने लगेगा, मैक्सिमम जितना उससे हम लोग निकाल सकते हैं निकाल लेंगे। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी एक्सेट्रा। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी मतलब क्या, कि कंपनी में जितने मनी की रिक्वायरमेंट होगी उतना पैसा वहां पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, आर आल्सो फुलफिल्ड ऑटोमेटिकली, ये सब चीजें अपने आप ही बन जाएंगी। इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव व्हिच विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल। ये क्या करेगा, चूज करेगा, फाइनेंशियल डिसीजन हमको हेल्प करेगा चूज करने में कि कौन सा डिसीजन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो हमने तीन चीजों की बात की, इसकी मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस एंड इसके ऑब्जेक्टिव, चार चीजें होगी। हमने चार चीजें यहाँ पर देखनी है। इसके बाद से इसमें क्या चीजें आ जाएंगी, इसके बाद से आएंगे इसके अंदर इसका जो फाइनेंशियल डिसीजंस होता है। अब डिसीजंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डिसीजंस में तीन डिसीजंस कौन कौन से आते हैं आइए बता देते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस में, तो फाइनेंशियल जब डिसीजन की बात आती है तो फाइनेंशियल हम लोग बोलते हैं क्या करना, टाइम मैनेज। इसमें जो मैनेजमेंट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तीन डिसीजन लेना होता है। सर कौन से डिसीजन, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ये तीन अलग अलग डिसीजन है और यही बेसिक डिसीजन होते हैं फाइनेंस के। अगर आप भी मैनेजर बनेंगे, आप भी किसी कंपनी के सीए बनेंगे या फिर कुछ भी आप वहां पर काम करेंगे तो वहां पर तीन बेसिक डिसीजन लेने पड़ेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, एसेट्स वगैरह का जहां पर परचेज एंड सेल किया जाए उसमें उस डिसीजन को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हम कितना परचेज कर रहे हैं, कितना सेल्स कर रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या हो जाएगा, कितना पैसा शेयर्स खरीदने में लगाना है, कितना पैसा हमको इंटरेस्ट पेमेंट में लगाना है, कितना हमको लोन लेना है, कितना पैसा इक्विटी का रखना है, ये सारे डिसीजन फाइनेंस के अंदर आ जाएंगे। डिविडेंड डिसीजन, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द शेयर होल्डर्स और कितना पैसा बचा करके रख लेना। ये थोड़ी सी हमारी बात हो गई इसके ऊपर। तो हमने देख लिया कि इसके अंदर ये तीन बेसिक डिसीजन है, इसको बहुत डीप देखना है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो अभी के इस लेक्चर में इतना ही और उम्मीद करते हैं आप लोग को चीजें समझ में। ठीक है, थैंक यू। बच्चों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने बात की थी पिछले चैप्टर्स में या पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी, तो उसमें बात हम लोग की मीनिंग डेफिनेशन वगैरह हो गई थी। हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है, आप जुड़ जाइए। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन डिसीजन के बारे में। फाइनेंशियल डिसीजन, आखिर फाइनेंशियल डिसीजन में आता क्या चाहिए, वो तीन चीजों के बारे में करेंगे हम लोग। देखो इसमें तीन चीजें बेसिकली आती है फाइनेंशियल जब डिसीजन की बात आती है सर। मनी,
जब भी हमने बात की थी, इसका मतलब क्या होता था बेटा, मनी। तो जब भी मनी से रिलेटेड की बात आएगी तो इनसे डिसीजन लेने के लिए 3 डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जा रहा है वो 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। पहला जो कैटेगरी बचता है बेटा वो क्या बचता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वो कहां पर पैसा लगाया जाएगा, वो पैसा कहां पर लगाया जाएगा, ये डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, फाइनेंसिंग। तीसरा क्या हो जाएगा, डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन होंगे। अब देखो बेसिकली जो फाइनेंसिंग में डिसीजन लिया जाता है ये बेस करता है किसके ऊपर, हमारे सोर्सेस। क्या क्या सोर्सेस क्या है हमारे पास में, ठीक है। तो जो सोर्सेज हैं उस चीज की बात करें तो इसके अंदर 2 पार्ट, एक तो क्या बेटा सर सोर्सेज, और सेकेंड पार्ट क्या उसका एप्लीकेशन। इन डिसीजन के अंदर ये लिया जाता है जनरली। इसमें हम लोग देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इस वाले टॉपिक में आपके यहाँ पर होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब सर ढांचा होता है। देखो जो भी पैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहता है वो 2 तरीके से लगता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें बोरोड फंड कौन सा है, ओनर फंड्स कितना है, ठीक है। अदर जो भी पैसे लगे वो कैसे लगे, तो इस स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। तो इसमें बोलते हैं जनरली से 2 चीजें बात करते हैं, क्या सर डेब्ट की बात करते हैं और सर इक्विटी की बात करते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं सर ओनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। ये 2 वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब आता है डिविडेंड डिसीजन। ये क्या होता है, इसके अंदर होता है क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसके अंदर क्या बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसा हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कैसा, सर वो पैसा कहां पर यूज किया जाएगा, कहां पर अप्लाई किया जाएगा, कहां पर उसका यूजेज होगा। तो यूजेज ऑफ फंड के बारे में इसमें पढ़ते हैं। वो किस एसेट में लगाया जाएगा, लॉन्ग टर्म में लगाया जाएगा, शॉर्ट टर्म में लगाएगा या फिर कैपिटल में लगाएगा। इसमें 2 इन्वेस्टमेंट में 2 डिसीजन लेंगे, एक लॉन्ग टर्म का एक शॉर्ट टर्म का, ठीक है बेटा। इसका यूजेज में क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म, और इसका शॉर्ट टर्म में बात करेंगे, ठीक। अब शॉर्ट टर्म वाले को क्या नाम देंगे यहाँ पर हम लोग, सर इसको वर्किंग कैपिटल का नाम देंगे, ठीक है बेटा, क्या वर्किंग कैपिटल का नाम देंगे। सर लॉन्ग टर्म में क्या बोलेंगे, इसको बेटा हम लोग बोलेंगे कैपिटल बजटिंग का नाम देंगे, ठीक है बेटा, कैपिटल बजटिंग का नाम देंगे। सर कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम फाइनेंशियल में, कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फाइनेंसिंग डिसीजन में, अगर हम उसके बजट स्ट्रक्चर की बात छोड़ दें उसको बजट बनाएंगे। बजट का मतलब होता है ना क्या हम ना एस्टिमेट करना फ्यूचर में क्या होने वाला है, फिर कितना एक्सपेंसेस होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग करते हैं कि हमारा पैसा कहां पर इन्वेस्ट होगा। तो कैपिटल बजटिंग क्या इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, और जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का पार्ट है। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, अगर एग्जाम्स की तैयारी करें तो वहां पर भी आने के चांसेस होते हैं। आइए ये तो हमने डीप में मतलब नॉर्मल बात करी, अब चलते हैं इसकी डीप में बात करते हैं क्या क्या चीजें इसमें ना आती है। पहला हमारे पास में क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। क्या इसका साइज छोटा तो नहीं है, आप लोग को दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मींस, इसका मतलब क्या होता है जुडिशियस इन्वेस्टमेंट। जुडिशियस का मतलब होता है अनबायस्ड, क्या अनबायस्ड होना, किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होना, ठीक। किसी भी चीज के लिए नहीं कि नहीं इसे सिर्फ ज्यादा करो ये ज्यादा अच्छा है, नहीं, अनबायस्ड होकर के जो रीजनेबल है, जो कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा पड़ेगा उसको, तो अनबायस्ड होना चाहिए। जुडिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज, अब जो फर्म के पास में रिसोर्सेज हैं उनका इन्वेस्टमेंट करना फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। अल्टरनेटिव प्रपोजल मतलब क्या सर, अलग अलग। जैसे आप देखो आपके पास में क्या होता है, शादी वगैरह में जाते हैं आप लोग तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर खाने के लिए बहुत सारी चीजें तो आप क्या करते हैं कि अगर सब कुछ खाओगे तो फिर बहुत कुछ अच्छा अपना अच्छा वाला भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करते हैं, कुछ चूज करते हैं, ये चीजें खाएंगे हम लोग, इसमें गुलाब जामुन खाना है, इसमें ये पनीर खाना है, इसमें पूड़ी खाना है, ये नान खाना है, या फिर और भी चाट वगैरह हो गया, या फिर जो भी चीजें वहां पर दी जा रही है तो आप क्या करते हैं, चूज करते हो ना। अल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास कि क्या क्या खा सकते हो, बट उसमें से आप बेस्ट को सिलेक्ट करते हो और किसके बेसिस पर, जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो सेम चीज है यहाँ पर क्या कि अल्टरनेटिव प्रपोजल्स,
अलग अलग प्रपोजल्स हो सकते हैं कि आपका हो सकता है कि आप वो पैसा कैपिटल में लगा सकते हैं, हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट ए में लगा दे, प्रोजेक्ट बी में लगा दे, ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उसमें पैसा लगाने की चांसेस, तो प्रपोजल्स अलग हो सकते हैं। एंड चूजिंग द चीपेस्ट वन, और जिसमें सबसे सस्ता हो, मतलब जिसमें पैसा कम इन्वेस्ट करना पड़े और उसमें अर्न हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न, और उससे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स की जा सके, उसको हम लोग चूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, द वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन आर स्कार्स। स्कार्स मतलब होता है बेटा क्या, अवेलेबिलिटी नहीं होना, कमी होना। स्कार्सिटी आपने सुना होगा, स्कार्सिटी का मतलब क्या है कि जब जितनी डिमांड है उससे कम रिसोर्सेज होना, तो उसको बोलते हैं स्कार्स होना। एंड कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज, ये इकोनॉमिक्स का टर्म आ गया जहां पर क्या बोलता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं, या फिर कोई भी रिसोर्सेज स्कार्स है। अगर स्कार्स हैं तो उनका क्या करना चाहिए, प्रॉपर अल्टरनेटिव यूज होना है ना, तो जब अल्टरनेटिव यूज होगा तो उनको प्रॉपर मैनेज करके देखना पड़ेगा वहां पर। अब फर्म मस्ट चूज वेयर टू इन्वेस्ट, उनको बहुत ही अच्छे से ये चूज करना पड़ेगा कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए, वाइजली, बहुत चालाकी के साथ में, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ में, एज टू अर्न हाईएस्ट, बेटा हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, मतलब जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर डिसीजंस अबाउट हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स, दैट इज इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। ये क्या डिसाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है वो क्या करता है, अबाउट हाउ कोई फर्म कैसे, फर्म्स फंड जो कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है, आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स। डिफरेंट एसेट्स मतलब क्या सर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, कहीं पर इन्वेस्ट करना, ये सब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, तो कहां कहां पर ये इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, इस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, अलग अलग डिफरेंट प्रपोजल्स के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ये चीज आ गई। बात समझ में आई क्या, आगे आइए। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये हमने बात कर ली, लॉन्ग टर्म हो सकता है और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, हमने दो बात की थी सर। लॉन्ग टर्म में क्या बताया था आपको सर, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि जो बिजनेस है वो क्या करेगा, जो बिजनेस है वो क्या करेगा, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसे डिसीजन लेगा जो उनको उनके बेनिफिट्स उनके ऊपर एक साल मतलब 12 मंथ के बाद अफेक्ट करेंगे। मतलब कैसे, मतलब कि वो लंबे समय तक अफेक्ट करते रहेंगे। शॉर्ट टर्म में तो करेंगे ही करेंगे, लंबे समय में भी करते ही रहेंगे। इसके अंदर एक डिसीजन हम लोग लेंगे क्या सर, इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल बजटिंग कर लेंगे। क्या बेटा, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, दूसरा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म की बात करेगा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, वर्किंग कैपिटल, क्या वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे इसके अंदर, कि डे टू डे, क्या डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, उसमें बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म के अंदर बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और अंदर से देखते हैं क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, इसमें क्या पढ़ सकते हैं। तो बोला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब शॉर्ट टर्म की जब भी बात करेगा तो मैंने बोला ना वर्किंग कैपिटल, वर्किंग बेटा वर्क और आईएनजी लग गया मतलब प्रोसेस, तो जब किसी काम को करने के लिए जो पैसा लगने वाला है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब चीजें खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, वो तो लंबे समय में यूज होता है, बट मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, वो डे टू डे एक्सपेंसिव हो गया। साइकिल के पंचर हो गए, तेल वगैरह दिलवाया, उसको मेंटेन वगैरह करवाया, बाइक है तो बाइक मेंटेनेंस वगैरह करवा ली, स्कूटी मेंटेनेंस करवाई, तो डे टू डे एक्सपेंसेस हो गया। ऐसे ही आपके डे टू डे, अब क्या होता है लॉन्ग टर्म में तो आपको कपड़े चाहिए होते हैं बहुत सारे, ढेर सारे, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी कुछ चीजें होती हैं जो यूज करने के लिए आती हैं। ठीक, जैसे आपका हैंड करचीफ हो गया, ये सब चीजें क्या है नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में काम आती हैं, तो ऐसा बोला गया यहाँ पर। तो आर कंसर्न विद द डिसीजंस अबाउट लेवल ऑफ कैश, कितना कैश में पैसा पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री का मतलब बेटा, इन्वेंट्री को तीन पार्ट में करके देखेंगे। इन्वेंट्री के बारे में आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अकाउंट्स में पढ़ा होगा, क्या सर कि सर ये एक तो क्या है रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री होती है, ठीक है, दूसरा क्या सर वर्क इन प्रोग्रेस की होती है, क्या वर्क इन प्रोग्रेस की होती है, तीसरा सर फिनिश गुड्स की होती है। सर इसके अलावा भी होती है, हाँ इसके अलावा भी होती है बेटा,
इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं? स्टॉक इन ट्रांजिट, और उसको छोड़ो, वो स्टॉक्स में आ जाएगा। इन्वेंट्री की बात करें तो ये 3 बेसिक रखो, और भी चीजें होती है, इन्वेंट्री ट्रांजिट हो जाएगा, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पर हमको नहीं जाना। तो ये 3 चीजें यहाँ पर इन्वेंट्री में आती हैं। रिसीवेबल्स, ऐसी चीजें जिसके ऊपर पैसा मिलने वाला है। अब क्या क्या आते हैं सर? इसके अंदर आता है डेटर्स, ठीक है, इसके अंदर बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? रिसीवेबल्स के अंदर आएंगे। तो ये बोला इन्होंने ऐसे। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन किसके होता है? कॉन्सर्न किससे रिलेटेड होता है? लेवल ऑफ कैश, कितना कैश है। इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ होता है, कितना हमारे पास में काम करने के लिए इन्वेंट्री चाहिए, जो प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो कितना है, कितना फिनिश गुड्स हो चुका है, फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, इसके बारे में डिसीजन लेना। और रिसीवेबल्स के बारे में, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म्स, अगर कहीं पर हमारे पास में मनी है तो शॉर्ट टर्म मनी कोई है तो उसको मैनेज करना। ऐसे डिसीजन लेना किसके अंदर आता है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन के अंदर आता है, ठीक है। आइए दूसरा पार्ट हमारे पास में क्या है? लॉन्ग टर्म। क्या बेटा? लॉन्ग टर्म। कि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या? अब देखो, कैपिटल बजटिंग हमने बताया था, इसके अंदर क्या होता है? इसको कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जानते हैं। सर बजट बनाना, बजट जब पास होता है इसका मतलब क्या होता है कि फ्यूचर नेक्स्ट ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं और जितने भी रेवेन्यू, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जहां पर लिखा जाता है उस स्टेटमेंट को नाम दिया जाता है बजट। तो कैपिटल बजट का मतलब क्या हो जाएगा? जहां पर कैपिटल जाने वाला है और जहां से आने वाला है उस स्टेटमेंट को लिखना, उसको एक कागज पे लिखना, उस डॉक्यूमेंट पे लिखना, किसी डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा? कैपिटल बजटिंग करना, ठीक है। तो बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया जाता है इसके अंदर रिलेटेड टू इवैल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल एक्सपेंडिचर्स, कितना खर्चा किया जा सकता है, और इन्वेस्टमेंट्स ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, कितना ज्यादा हम लोग खर्चा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के उसमें, ठीक, ये चीजें इसके अंदर आती हैं। आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग को अफेक्ट करेंगे? मतलब जहां पैसा लगाने वाले हैं, जिस एसेट में लगाने वाले हैं, वो कैसे डिसाइड होगा कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब जो हम काम करने वाले हैं उससे कैश फ्लो कैसा होगा। अब कैश फ्लो में मतलब क्या, यहां पर से दो, एक इनफ्लो, कैश फ्लो का मतलब क्या? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अच्छा जरा आपको बताओ कि अगर कंपनी का इनफ्लो ज्यादा हो जाए आउटफ्लो से, ये अच्छी है कि बुरी बात है? सर अच्छी बात है। क्यों? सर इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, पैसा मेरे पास ज्यादा आ रहा है और उनको देना कम पड़ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे पास पैसा आ रहा है ज्यादा, ठीक। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए? सर पॉजिटिव कैश फ्लो दिखना चाहिए। अगर पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं होगा तो पैसा लगाओगे ही क्यों? नहीं लगाओगे, सीधी सी बात है। तो अब यहां पर देखो क्या, अ सीरीज ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट्स ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, मतलब जितना टाइम पीरियड वो बिजनेस रन करे, मतलब वो प्रपोजल चलता रहेगा, वो काम होता रहेगा, उससे कितना हमको रिसीप्ट होगा और कितना पेमेंट्स होगा, उन सब इज कंसीडर्ड एंड एनालाइज फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रपोजल। इसमें सिलेक्ट करते हैं कि कौन सबसे बेस्ट है, जिसमें हमको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है बेटा। आइए द रेट ऑफ रिटर्न ROR, इसको आपने ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नाम से पढ़ा होगा, इसको आपने रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से पढ़ा होगा। ये तीनों नाम एक ही हैं। कितना पैसा हमने लगाया, कितना हमने कमाया, यही बात है यहाँ पर। तो द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कितना रिटर्न हमको मिल रहा है फ्रॉम प्रपोजल एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन टेकिंग अकाउंट इनटू अकाउंट द सिलेक्टेड द बेस्ट प्रपोजल। मतलब सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, जितना कम रिस्क उतना कम रिस्क रिवॉर्ड होता है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है वो यहां पर बात करता है। अगर हमारे पास में क्या है कि सर आप अगर ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो रिवॉर्ड भी ज्यादा कमा रहे हो, तो ये फैक्टर डिसाइड करता है, हमारे डिसीजन में अफेक्ट करता है। द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया हमने क्या बनाया है, कहां पर करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएट किया जाता है बेस्ड ऑन किसके बेस में?
कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक होती है बजटिंग की, वो यहाँ पर नहीं, बीकॉम वगैरह में आप लोग पढ़ेंगे, बीकॉम में पढ़ेंगे, अदर एमकॉम में पढ़ेंगे, और साथ में एमबीए वगैरह करोगे, बीबीए वगैरह करोगे तो वहां पर टेक्निक्स पर डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर टेक्निक, दीज इन्वॉल्व कैलकुलेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्राइटेरिया इन्वॉल्व करते हैं, हम लोग कुछ क्राइटेरिया को देखते हुए बोलते हैं कि ऐसा ऐसा काम करो। जैसे आप अपने दोस्त बनाने जाते हो तो बोलते हो कि दोस्त हमारे कैसे होने चाहिए। पहला, सर मेरे दोस्त ईमानदार होने चाहिए, मेरे दोस्त मुझसे अच्छे से बात करने चाहिए, मेरे दोस्त मुझे मुसीबत पड़ने मेरे साथ होने चाहिए, मेरे दोस्त ठीक है कभी भी ऐसा हो कि मुझे उनकी जरूरत पड़े या फिर मेरी जरूरत पड़े वो मेरे साथ में भागे ना छोड़ करके। ठीक, ये ऐसी कैटेगरी बनाते हैं ना, बहुत सारी कैटेगरीज के नाम है, बहुत सारी कैटेगरी हैं, आप लोग समझदार हैं तो उस कैटेगरी में भी जाते हो आप लोग, क्या बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कैटेगरी होगी तभी हम ऐसा काम करें। ठीक, तो वो चीज है। तो इतने फैक्टर्स हमारे होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को। आइए इसके बारे में उम्मीद करते हैं आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन सुना है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आपने पढ़ा कि सर ये वो डिसीजन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा पैसा कहां पर इन्वेस्ट होने वाला है, कहां पर पैसा हम लोग लगाने वाले, किस एसेट्स में लगाने वाले हैं उसके बारे में। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या क्या आता है, तो फाइनेंशियल डिसीजन मतलब सर मनी, फाइनेंस मतलब मनी से। तो दिस डिसीजन अबाउट टू क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मतलब क्वांटिटी, कितना पैसा है, टू बी रेज्ड, कितना पैसा हमको रेज करना, ले आना, रेज मतलब उठाना है, ले करके आना है बिजनेस के अंदर, रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, अदर मतलब टाइप्स के जो सोर्सेज हैं उनसे कितना पैसा हमको लेकर के आना है, एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज एंड सेलेक्टिंग द चीपेस्ट वन। लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म में जो पैसा हमको चाहिए वो कितना पैसा कहां से कैसे कैसे करके ले आना है, उस डिसीजन को इसके अंदर लिखा जाता है, और वो सबसे चीपेस्ट होना चाहिए। सबसे चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता, जिसपे हमको ज्यादा कॉस्ट ना पड़े। फाइनेंसिंग डिसीजंस इन्वॉल्व रिलेटेड टू प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप, इक्विटी एंड डेब्ट फंड। इसी की तो बात की सर, इक्विटी प्लस डेब्ट फंड। थोड़ा आपको याद दिला देते हैं आप लोगों को, क्या कि जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते थे बेटा उसमें क्या बोलते थे सर, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, यहां पर ये जो डेब्ट का पार्ट है ये लायबिलिटी है, इक्विटी का जो पार्ट है वो क्या है, कैपिटल का पार्ट है। तो जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा हमको फाइनेंसिंग डिसीजन में लेना पड़ेगा। बात समझ आई क्या? ठीक, तो इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन एड्स इन द आइडेंटिफाइंग वेरियस सोर्सेज ऑफ द फंड। ये क्या करता है, अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड को फाइंड आउट करता है, एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन बाय इवैल्यूएटिंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर उसको डिसाइड करता है ऑफ द फंड अवेलेबल एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने बात की थी ना, इसके अंदर क्या बात करेंगे बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करता है, डेब्ट और इक्विटी कितना होना चाहिए, यही कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइए फर्म्स और कंपनी नीड अ जुडिशियस मतलब अनबायस्डनेस मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। उनको बायसनेस अनबायस्ड होकर के ये निकालना पड़ेगा कि कितना पैसा डेब्ट का होना चाहिए, कितना पैसा इक्विटी का होना चाहिए। ठीक, डेब्ट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क। डेब्ट क्या इन्वॉल्व करता है सर, फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व करता है। अब रिस्क कैसा, रेट ऑफ रिटर्न उस पे देना पड़ता है, फिक्स रेट ऑफ देना पड़ता है, तो एक रिस्क है ना कि उनको रेट ऑफ रिटर्न देना ही है, फिक्स इंटरेस्ट रेट देना है, तो एक रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड एंड द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। ये सब चीजें प्रिंसिपल्स पब्लिक डिपॉजिट वगैरह जो लेते हो उनको वापस करने का, प्लस क्या करना, वो पैसे पे ब्याज देना, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, ये तो क्या था, डेब्ट फंड था। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या होती है, तो शेयर होल्डर फंड इन्वॉल्व द फिक्स कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ रिटर्न्स ऑन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों इक्विटी शेयर्स आते हैं, रिजर्व सरप्लस का पैसा आता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये चीजें। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब डेब्ट हम चूज करें या फिर हम शेयर होल्डर्स को पैसे को चूज करें या फिर इक्विटी को चूज करें, ये डिसीजन लेने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे दिमाग में अफेक्ट डालते हैं कि भाई अब ये डिसीजन लेने से पहले क्या करो। तो पहला कॉस्ट, सर कॉस्ट कि हम डेब्ट चूज करें या फिर इक्विटी, दोनों में कॉस्टिंग डिपेंड करती है। सर कौन कॉस्टली होता है,
सर इक्विटी शेयर ऑलवेज ज्यादा कॉस्टली होता है किसकी तुलना में, डेब्ट की तुलना में, ठीक। तो द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। अ प्रूडेंट मैनेजर, अब प्रूडेंट का मतलब क्या है सर, एक रूढ़िवादी धारणा वाला, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म जो फॉलो करता है, जो क्या बोलता है सर, कंजर्वेटिज्म आपने पढ़ा होगा, प्रूडेंस का प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें क्या बोलता है, अगर कोई लॉस है तो उसको पहले से एस्टिमेट कर लो, अगर कोई गेन है उसको छोड़ दो, वो गेन तो तुम्हारे पास आ ही जाएगा, तो जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारे पास आ ही जाएगा, जो तुम्हारे पास से जाने वाला है उसके बारे में सोचो, ठीक है। ये बात विल बी सेलेक्टेड द चीपेस्ट सोर्स, को क्या करेगा, सबसे चीप सोर्स को फाइंड आउट करेगा, क्योंकि वो क्या कहता है भाई तुम्हारा नुकसान कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। दूसरा रिस्क, कितना रिस्क है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क अगर रिस्क ज्यादा है तो क्या होगा भाई, उस पे कॉस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा, रिस्क उसमें कम है तो कॉस्ट कम देना पड़ेगा। तो आइए, द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड इज डिफरेंट, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बोरोवेड फंड, किसके साथ में ज्यादा रिस्क होता है, ये सब रिस्क होता है बोरोवेड फंड के ज्यादा, क्यों, क्योंकि अगर मैं पैसा पेमेंट नहीं कर पाए तो ऑक्शन करवा देगा, नीलामी करवा देगा, हमारे कंपनी बंद होने के चांसेस हो जाएंगे, तो रिस्क ज्यादा है ना। And as compared to the owner's fund, fixed rate of interest has to be paid and redeemable as well after a fixed period of time, क्योंकि डेब्ट फंड पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है एंड आफ्टर मतलब विद इन द 20 ईयर, मैक्सिमम पीरियड कितना है 20 ईयर का है रिडीम करने का, तो उसके अंदर ही वो पैसा हमको वापस भी करना पड़ता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों हमको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब देखो, फ्लोट का मतलब तैरना, तैरने का मतलब क्या हुआ कि सर एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाता है शेयर्स वगैरह के नीचे, तो उनको जब फंड्स को रेज करने में जो पैसा लगता है, जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देखिए क्या है, द कॉस्ट इन्वॉल्विंग इशूइंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को इशू करने में कुछ कॉस्ट आएगा, ब्रोकरेज कमीशन आएगा, ठीक है, चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह आ जाएंगे, ये सारी चीजें आएंगी। तो सच एज ब्रोकर्स कमीशन, ब्रोकर्स को जो कमीशन दिया गया वो, अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर किसी कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पाया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द इशूड शेयर्स, तो अगर इशूड शेयर्स का 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया है तो वो क्या हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाया है, उस केस में कंपनी ओपन नहीं करेगी, रन कर नहीं पाएगी, तो क्या करना चाहिए सर, उस केस में जो कंपनी जो होती है वो अंडरराइटर्स हायर कर लेती हैं, अंडरराइटर्स हायर करती है। इन केस अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो जितने भी, मान लो 100 शेयर्स थे उसमें 90 कंपलसरी, 90% कंपलसरी है, अब मान लेते हैं कि 50 ही बिके, सिर्फ 5 बचे रह गए, 85 बिके, 5 रह गए, 5 शेयर्स बच गए, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी ओपन होने से बच जाएगी। अब क्या करेंगे, जो कंपनियां होती है वो अंडरराइटर्स हायर करेंगे, अंडरराइटर्स बोलेंगे देखो 5 शेयर तुम अभी खरीद लो, इसको बाद में हमको दे देना या फिर तुम मार्केट में शेयर इशू कर देना, ठीक है। तो ये होता है अंडरराइटर्स के लिए। तो अंडरराइटर्स की फीस कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब क्या बोला जाएगा सर, फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर आएगा। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, जितना ज्यादा कॉस्ट होगा, लेस अट्रैक्टिव इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगर किसी को रेज करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो उस सोर्स को अवॉइड किया जाएगा, ठीक है। जैसे डिबेंचर्स लेने की कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा हो गई तो उस केस में क्या किया जाएगा, उसको अवॉइड किया जाएगा। आइए इसके बाद कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, इफ अ कंपनी हैज अ साउंड लिक्विडिटी पोजीशन देन इट कैन बी यूजली यूज्ड, साउंड का मतलब होता है उनके पास अच्छा अवेलेबल है, काफी ठीक ठाक पैसा अवेलेबल है, तो उसके अंदर आ जाएगा। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, फिक्स मतलब वो कॉस्ट जो ऑलरेडी देने ही देने हैं, प्रोडक्शन हो या ना हो, बिजनेस तुम्हारा रन करे या ना करे, प्रॉफिट हो ना हो, देना ही देना है। जैसे मान लो कि तुम्हें क्या करना है, अब मंथली रिचार्ज कराते हो मोबाइल का, वो तुमको देना ही देना है, तुम यूज करो या ना करो, चाहे सही यूज करो गलत यूज करो, उससे कोई फायदा, देना ही देना है। अगर कोई किराए के रूम में रहते हो आप लोग या फिर रेंटल पे रहते हो तो रेंट देना ही देना है, लाइट का चार्जेस देना ही देना है, चाहे यूज करो या ना करो, ये सब चीजें हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्स बोलते हैं। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर क्या कहता है, बिल्डिंग का रेंट, भाई अगर आपने बिल्डिंग लिया हुआ है तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सामान यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं, आपको देना ही देना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने इन्वेंटरी वगैरह का इंश्योरेंस करा रखा है, बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है तो पेमेंट करना है। सैलरीज, सैलरी तो पेमेंट करना है, वर्कर्स को रखा है, भले आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफिट अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन देना है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, इट मस्ट बी रिव्यू। फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट,
क्या होना चाहिए, फाइनेंसिंग कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इन्वेस्ट कर दो कि इसमें फाइनेंस फिक्स कॉस्ट ज्यादा देना पड़ता है। कंट्रोल कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी किसी रनिंग बिजनेस को खरीदते हैं तो उसको खरीदने में जो पैसा दिया गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया गया है, उसको बोलते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन। इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन कंप्लीट मैनेजमेंट कंट्रोल, they'll raise finance through the borrowed fund, but if they are ready for dilution of the control over a business, equity can be used for raising finance। हमने जो अभी पिछला कॉन्सेप्ट बताया बेटा कहीं और, मतलब आपके हायर लेवल पे, ये थोड़े छोटे लेवल पे क्या बोलता है कि अगर आपको मैनेजमेंट में कंट्रोल चाहिए तो आपको इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, ना कि अगर आपको कंट्रोल चाहिए, आप डाइल्यूशन नहीं करना चाहते, कंट्रोल को कम नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना चाहिए, डेब्ट फंड को रेज करना चाहिए, ना कि इक्विटी फंड को। ठीक है, मतलब बारोड फंड को यूज ज्यादा करो अगर कंट्रोल आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कैसा चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो ये भी एक माहौल हमारे वहां दिखाता है। तो कैपिटल मार्केट कंडीशन आल्सो अफेक्ट द चॉइसेस ऑफ सोर्स। कैपिटल मार्केट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज किया जाता है ऑफ द फंड। इफ द कैपिटल मार्केट इज रेजिंग फाइनेंस कैन इजीली रेज बाय इशूइंग शेयर्स, बट ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड इशू इक्विटी शेयर्स आर डिफिकल्ट। मतलब अगर कैपिटल मार्केट बुल रन में है, देखो बुल एंड बियर की बात होती है ना बेटा, तो बुल रन की बात करता है। बुल रन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कैपिटल मार्केट बुल में है, बहुत तेजी से काम कर रहा है या फिर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको कैपिटल मार्केट में शेयर इशू करना पड़ेगा, उससे हमको इजीली फाइनेंस हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात हमारे किसके अंदर आ जाती है बेटा, ये आती है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। ठीक, इसके बाद हमारे पास में तीसरा है, वो है क्या, डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन के अंदर क्या होता है, वो देखो, इसको क्या कहते हैं डिविडेंड, और ये किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, डिवाइड प्लस एंड। मतलब सर क्या इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड का मतलब हो गया जो पैसा हमने बांटा है, जो भी प्रॉफिट है हमारे पास में, उसको कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो होता है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो बोलता है डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, क्या, डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाना चाहिए। इट रिजल्ट्स इन द करंट इनकम फॉर द शेयर होल्डर्स। ये क्या करता है, ये करंट जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इनकम प्रोवाइड करने में हमारी मदद करता है। री इन्वेस्टमेंट एज रिटेन अर्निंग, या फिर क्या करते हैं, देखो जो भी प्रॉफिट होता है बेटा उसका दो पार्ट होता है। क्या, एक क्या होता है, उसमें रिटेन अर्निंग कर सकता है, या तो पैसा अपने पास बचा करके रखना, रिटेन अर्निंग मतलब अपने पास बचा करके रखना, और दूसरा क्या होता है, उसको डिविडेंड दे दिया जाता है। तो अब ये दो कंडीशन में क्या होता है, तो कितना पैसा बचा करके रखना है और कितना पैसा शेयर होल्डर्स और अदर लोगों के बीच में बांट देना है, ये डिविडेंड डिसीजन के अंदर आता है। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन इज द वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग्स टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड और टू रिटेन अर्निंग्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या है सर, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको अपने पास बचा करके रखना है या फिर लोगों के बीच में बांट देना है, शेयर होल्डर्स के बीच में। ठीक, the dividend decisions are taken keeping in the view the overall objective of maximizing shareholders wealth। ये जो डिविडेंड डिसीजन होता है, ये लेने के पीछे रीजन क्या होता है सर, इसका सीधा रीजन होता है क्या, कि मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट करना अपने शेयर होल्डर्स का। ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, आइए देख लेते हैं उसको। पहला, अमाउंट ऑफ अर्निंग, कितना कंपनी कमा रही है। अगर कंपनी ज्यादा अर्न करेगी तो ज्यादा डिविडेंड देगी, कम अर्न करेगी तो कम। तो पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट से पेड किया जाता है, सो अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग डिविडेंड डिसीजन। कंपनी है हाई एंड स्टेबल अर्निंग तो क्या करेगा, हाई रेट ऑफ डिविडेंड होगा, और ऐसा नहीं है तो लो करे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर कोई कंपनी चाहती है, उसकी पॉलिसी में है कि उसको डिविडेंड स्टेबल देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो क्या करेगी, हर साल सेम तरीके से सेम परसेंटेज से स्टेबल डिविडेंड देती रहेगी उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टेम्परेरी में वो ऐसा नहीं करेगी कि छोटा मोटा इधर उधर कर दे, उसको कांस्टेंट पैसा देती रहे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन केस गुड और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट फॉर द कंपनी, अगर किसी कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस है तो क्या होगा बताओ, उस केस में कंपनी अपने पास ज्यादा पैसा रखेगी। क्यों, क्योंकि वो चाहती है कि हमको पता है, उसको पता है क्या कि अगर हम अपने पास पैसा रखेंगे तो उसको ग्रो ज्यादा कर सकते हैं, किसकी तुलना में, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देने की तुलना में। तो अगर कोई ग्रोथ कंपनी है, बहुत अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है,
और शेयर होल्डर्स के पैसे को और ज्यादा पैसा बना सकती है, तो वो क्या करेगी, रिटेन ज्यादा करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कम करेगी। ठीक है, नो और फिर लेस डिविडेंड, तो ऐसी कंपनी क्या करती है, कम देगी या फिर नहीं देगी। आइए इसके बाद क्या है सामने, कैश फ्लो पोजीशन। क्या कैश फ्लो पोजीशन कैसी है हमारे पास में, कैश फ्लो पोजीशन मतलब क्या सर, दो, इनफ्लो या आउटफ्लो। अगर हमारे पास में इनफ्लो ज्यादा है, हमारे पास कैश रिच कंपनी है, पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम क्या करें, आइडल पैसे पड़े को ऐसे ही बेकार हो रहा होगा, उसको क्या करना है, हमको बांट देना है। तो कैश एंड थर्ड आउटफ्लो, अगर हमारे पास में क्या इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड thus availability of adequate cash is required to declaration of dividend। अगर हमको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो कैश हमारे पास होना चाहिए। और क्या है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, शेयर होल्डर कैसा प्रेफरेंस करता है, क्या डिसाइडिंग अबाउट द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज also taken into account if shareholders desire for dividend। अगर उसकी इच्छा है डिविडेंड पाना, then company may go for the declaring the same। अगर डिविडेंड पाने की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि उसको डिविडेंड मिले, तो उस केस में क्या होगा, डिविडेंड उसको डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? तो हमने 3 डिसीजन की बात कर ली सर, कौन कौन सी डिसीजन, ये थी। इसके बाद छठवां सर, टैक्सेशन पॉलिसी, हमारी कंट्री में टैक्स कितना लग रहा है, कैसी टैक्सेशन पॉलिसी है, तो वो भी डिसाइड। अ कंपनी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ऑन डिविडेंड डिक्लेयर बाय इट। देखो ये पहले होता था बेटा, पहले डिविडेंड अगर देती थी तो कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब क्या हो गया है, अब कौन डिविडेंड देता है, अब डिविडेंड शेयर होल्डर्स अपने पास, जब उसको इनकम जाएगा तो अपने पास से शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिसाइड, इफ द टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर कंपनी विल प्रेफर टू पे द लेस। अगर डिविडेंड पे टैक्स ज्यादा होगा तो कंपनी कम डिविडेंड देगी, ये बात उसमें ध्यान रखना है। ठीक, स्टॉक मार्केट रिएक्शन इसमें कैसा है, तो फॉर इन्वेस्टर्स एन इंक्रीज इन डिविडेंड इज गुड न्यूज एंड स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट पॉजिटिवली टू इट। अगर स्टॉक में प्राइसेस हाई हो रहे हैं डिविडेंड के नाम पर, तो क्या कर सकते हैं, डिविडेंड इशू करने से प्राइसेस रेज हो जाएंगे। अब जब प्राइसेस रेज होगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की चांसेस होंगे। ठीक है, इसी बात कहते हैं एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, corporate companies and MNCs, multinational corporations retain less profit as they have easy access to the capital market for project financing। कोई बड़ी कंपनी हो, जो रेपुटेटेड कंपनीज होती हैं, जो बहुत बड़ी लेवल पे काम करती है, उनको आसानी होती है पैसा रेज करना, छोटी कंपनी को मुश्किल होता है। तो ऐसी कंपनी क्या करती है, ज्यादातर डिविडेंड को बांटती है, अपने पास पैसा कम रखती है, क्योंकि उनको जब भी चाहिए वो पैसा मिल जाएगा। लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 all earnings can be distributed and the company has to provide for various reserves। This limits capacity of the company to declare dividend। क्या बोलता है कि जैसे नया रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग सबको पूरा पैसा बांटा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं पैसा नहीं बांट सकते। तो लीगल रूल क्या बोलता है कि पूरा पैसा बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, ऐसे हमको डिसाइड करना पड़ता है, यहाँ पर ये अफेक्ट करता है। और इसके बाद क्या है सर, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ है लेंडर के बीच में और उनके बीच में। ठीक, अगर बोलता है कि अगर हमने किसी तरीके का लोन दिया, वहां पर बोला कि नहीं किसी को डिविडेंड बांटना नहीं जब से हमारा पैसा पेमेंट ना हो जाए, उस केस में भी ऐसा चीज बोला जाता है। तो समटाइम्स द लेंडर मतलब पैसा देने वाला मे इंपोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो बोलता है कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है पेमेंट वगैरह पे इन फ्यूचर वेल ग्रांटिंग लोन्स टू द कंपनी। तो कभी-कभी जो बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहां पर बैंक लोन लेती है, वो लोग क्या करते हैं सर, वो लोग मना करते हैं कि ये क्या मत दो, इस पे डिविडेंड वगैरह मत दो, तो उस केस में भी डिविडेंड हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हमारे इस वाले लेक्चर में इतनी चीजें हमने क्या क्या पढ़ ली, तीनों डिसीजन के बारे में पढ़ लिया, फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। कैसे हो, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी बेटा कि फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से होते हैं, तो उसमें 3 डिसीजन की बात की थी सर। कौन कौन सी सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, फाइनेंशियल डिसीजन की एंड डिविडेंड डिसीजन की। इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर फाइनेंशियल प्लानिंग। सर प्लानिंग क्या होता है, जब आपकी बात आती है प्लानिंग की सर, तो प्लानिंग का मतलब आपको हमने बता रखा है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है सर, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, फॉर whom टू डू, ठीक है, वेयर टू डू। ये सारे जब जवाब खोजते हैं हम लोग एडवांस में, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग करना। तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आई, तो फाइनेंस मतलब मनी। तो मनी हमारा कहां से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, कहां जाएगा, किसमें लगेगा, ये सब अगर हम डिसीजन एडवांस में लेते तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। डिसीजन में आ गई। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि हम डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या हम एडवांस में डिसाइड करते हैं हमारा पैसा कैसे यूज होगा, पैसा कहां से आएगा, ये सब चीजें आई। तो इट इन्वॉल्व्स
द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है बेटा? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक जैसे एक डमी तैयार कर लेना कि हाँ ऐसे ही काम करना है, ठीक है, तो एक नक्शा तैयार कर लेना, तो नक्शे के ऊपर काम। इट इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, एस्टिमेट लगाना द फंड रिक्वायरमेंट, कितना फंड की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग द पॉसिबल सोर्सेज, मतलब सर कितना हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना फंड की रिक्वायरमेंट है और कितना सोर्सेज कौन कौन से हैं वो पैसे पाने के, फ्रॉम विच इट कैन बी रेज्ड, तो कितना रिक्वायरमेंट है और कितना उसके सोर्सेज हम जिससे पा सकते हैं, इसके अंदर ये चीज आएंगी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल फॉर राइट टाइम, जिस टाइम पर उसको जरूरत पड़ी उस टाइम पर वो पैसा हमारे पास रहे, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग करना। इसको करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ऐसे क्या हमको जरूरत पड़ गई कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग पे आ गए? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब कभी भी हमको जरूरत पड़ी वो मेरे साथ खड़ा रहे, वो मेरे पास पड़ा रहे, ऐसा होगा ना। तो इट इंक्लूड्स प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द फंड रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अगर डिफरेंट पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए हमको फंड की जरूरत पड़ेगी तो पैसा कहां से हमको अवेलेबल हो सकेगा, उस चीज को सिक्योर करना। लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक, देयर इज अ नीड टू एस्टिमेट द टाइम एट विच दिस फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल, हमको ये क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है कि वो फंड कब चाहिए, तो ये बातें होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग आल्सो ट्राइज टू, ये क्या ट्राई कर रहा है भाई, स्पेसिफाइज पॉसिबल सोर्सेज ऑफ दीज फंड्स, वो स्पेसिफाई बता दे हमको, ये क्लियर बता दे, साफ साफ बता दे ये पैसा कहां से आने वाला है, ठीक है, तो वो चीज हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करता है। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, क्या ये प्लानिंग करते वक्त हमको ये भी पता लग जाता है कहीं हम लोग ऐसा पैसा तो नहीं उठा रहे जो अननेसेसरी है, जिसकी जरूरत ही नहीं फिर भी पैसा उठाया जा रहा है, तो एक ये भी हमको बताता है कि कितना पैसा चाहिए। तो एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग, मतलब ज्यादा पैसा उतना ही नुकसान करता है जितना ना होना, जैसे मोबाइल का ना होना उतना ही आपका लॉस करा सकता है जितना मोबाइल के होने पर होता है, ठीक है, तो सेम चीज यहां पर बोला है। सरप्लस फंड रिड्यूस रिटर्न एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कंपनी, सरप्लस फंड अवेलेबल है तो उसका यूज नहीं हो रहा है, अगर यूज नहीं हो रहा है तो वो कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, ठीक है। आइए इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत पड़ी हमको इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको करने से हमको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं ऐसा करने से। तो पहला क्या है, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर हैपनिंग अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, ये फ्यूचर में होने वाले खर्चों को पहले से एस्टिमेट कर लेता है, तो हमको पता लग जाता है ये पैसा कहां जाने वाला है, तो पहले ही हमको बता देता है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स, अभी शॉक्स मोजे वाला नहीं, ये शॉक मतलब शॉक हो जाना, किसी बात को जो अचंभा हो जाना, मतलब हक्का बक्का रह जाना, तो कैसे नहीं होने देगा बताओ सर। अगर हमने प्लानिंग कर रखी, जैसे आपको पता है कि हमारा एग्जाम आने वाला है, तो आप शुरू से तैयारी करना शुरू कर देते, पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, ठीक। अगर जिसने नहीं की है उसको अचानक से डेट आ जाए, सर इस डेट से एग्जाम है, इस डेट से यूनिट टेस्ट है, वो क्या शॉक हो जाए, अरे अभी तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं, अरे अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ाई, ये सब क्या हो जाएगा, शॉकिंग हो जाएगा। एंड सरप्राइजेस एंड वोलाटिलिटीज, जो वोलेटाइल हो रहा है, जो डिफरेंट सिचुएशंस की डायनामिक हो जा रहा है, बदल रहा है, एंड हेल्प्स द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, वो कंपनी को फ्यूचर में तैयार हो जाएगा, फ्यूचर में तैयार हो जाएगा, फ्यूचर की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कंपनी रेडी हो जाएगी। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, अलग अलग बिजनेस के फंक्शंस को वो कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। देखो फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ कंपनी, जैसे तुम्हारी लाइफ में क्या है, हमारी बॉडी में क्या चाहिए सर, ब्लड चाहिए चलने के लिए, वहां पर क्या होता है, फाइनेंस चाहिए बिजनेस को चलने के लिए, तो ये हर अलग अलग फंक्शंस के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन को बिठाने की कोशिश करता है। डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन इज प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग, डिटेल्ड प्लान्स, हर चीज को बारीकी से वहां पर डिफाइन किया जाएगा। रिड्यूस वेस्ट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग, वो क्यों करेगा कि वेस्ट कम हो जाए, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम हो जाए, और गैप्स इन प्लानिंग, जो हमने सोचा है और जो हम पाएंगे वो दोनों
लगभग एस्टिमेट 90 मतलब अप्रॉक्स 100% रहे, क्योंकि फुल तो नहीं हो सकता, कभी भी 100% नहीं हो सकता, तो अप्रॉक्स 99% होना चाहिए। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, ये क्या करता है, प्रेजेंट को फ्यूचर पे क्या करता है, लिंक कर देता है। कैसे, आज हम प्लान बनाते हैं फ्यूचर को सोच करके, और फ्यूचर में अगर हम जब वहां पर होंगे उस टाइम पर, तो वो कैसे हमारे साथ में एक साथ होगा कि हमने जो सोचा था वही पाया है। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं हमको ये क्या करती है, हेल्प करती है उस चीज को करने के, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, किसके बीच में बेटा, किसके बीच में बताओ सर, ये इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट हमने बताया था ना, यूज ऑफ फंड कहां पर होने वाला है, वो पैसा जाने कहां वाला है, और वो पैसा आने कहां से है, तो पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां पे रहा है, उसके बीच में ये लिंक प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आएगा कहां से जाएगा कहां पे, ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस। क्या ये कंटीन्यूअस बेसिस पे ऐसा करता है। बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव को डिटेल में बना देने की वजह से, फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स इट मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। ये क्या कर देता है, क्योंकि सबके बारे में डिफरेंट क्या कर दिया इसने, एक्चुअल परफॉर्मेंस को बता दिया, कैसे काम करना है, डिटेल में सब चीजों को बता दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इवैल्यूएशन एक्चुअल परफॉर्मेंस को इजीली अचीव करना हो जाएगा, आसानी से वो पाया जा सकता है, ठीक है। आइए इसमें एक है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की जब भी बात करेंगे तो क्या करें, उसमें हम लोग कैसी क्या बातें कर लें। आइए, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, देखो हमने बात की थी कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट किसका है, पहले हमने बताना इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। क्या सर, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है, क्या ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है, ये बात तो क्लियर है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो स्ट्रक्चर क्या डिसाइड करने वाला है, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग पैटर्न और द प्रोपोर्शन ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज इन रेजिंग फंड। हम रेज करना चाहते हैं, फंड को रेज करना चाहते हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से वो रोज रेज किए जाएंगे, जहां से वो पैसे लाए जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक पे बेसिस पर इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया। पहला बोला गया ओनर्स फंड एंड बोरोवर फंड। ओनर मतलब सर मालिक, सर मालिक है हम, मालिक का पैसा है, ये पूरे ओनर्स का पैसा होता है। दूसरा सर बोरोवर फंड, कर्जा लिया है सर, कर्जा लेकर के काम कर रहे हैं, तो दो तरीके का पैसा यहाँ पर होता है, ओनर्स फंड एंड बोरोवर फंड जो उधार कर लिया गया है। अब इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है हम लोग देखते हैं। तो ओनर्स फंड या फिर इक्विटी का नाम ही देते हैं। ओनर्स फंड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सर इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस प्लस उसको उसके अंदर क्या लिखेंगे, रिटर्न अर्निंग्स। तो ये सब चीजें आ जाएंगी। अब देखो ये कहां से जुड़ा जा रहा है, अगर इसको जोड़ना चाहो तो सर जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में जब हम लोग जाते हैं तो बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज का होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड होता है, उसमें शेयर कैपिटल होता है जिसमें प्रेफरेंस इक्विटी होता है प्लस रिजर्व सरप्लस होता है, और फिर लास्ट में क्या लिखा है, रिटेन अर्निंग्स वगैरह या फिर ये चीजें समझ आ गई। तो अब बोला है ओनर्स फंड के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें याद रखना बेटा। अब सर बोरोवर फंड के अंदर क्या आती हैं, पहला लोन्स, कहीं किसी बैंक से हमने लोन लिया तो बैंक वगैरह से लोन लिया, किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, किसी लेंडर से लोन लिया, किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया, वो सब चीजें आ जाएंगी। डिवेंचर्स, अब सर डिवेंचर्स यहां पर बॉन्ड्स भी लिख लीजिए। क्या सर डिवेंचर्स, हमने डिवेंचर इशू किया वो भी उधार का पैसा, बॉन्ड कोई बॉन्ड वगैरह इशू किया वो भी, सर हुंडी कोई हुंडी वगैरह इशू किया तो वो भी इसके अंदर है, प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स, कितना पैसा हमने पब्लिक से लिया है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या वजह से क्या बन जाएंगे सर, डेब्ट के पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या बन जाएंगे, डेब्ट के पार्ट। तो ओनर्स फंड का ये ओनर्स फंड हो गया, ये बोरोवर फंड हो गया। एक चीज आप रेशियो जब पढ़ोगे, ठीक है, वो हमारे इसी चैनल पे मिलेगा, इसी वीडियो मतलब हम ही पढ़ाएंगे हमारे ही। तो उसमें क्या होगा देखो, डेब्ट और इक्विटी का होता है। सर इसका जो रेशियो होता था क्या होता था, 2:1 होता है। ठीक है, तो डेब्ट एंड इक्विटी की जब बात आती है तो वहां डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है, और कितना होना चाहिए, तो एक
कन्वेंशनल है, ये माना गया है कि हमारे पास इक्विटी अगर 1 रुपया है तो डेब्ट का पैसा 2 रुपये होना चाहिए। ठीक, ये एक रेशियो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बोला है भाई, अगर आपके पास में ओनर्स फंड 1 रुपया है तो बॉरोड फंड 2 रुपये ले लो, चलेगा, काम हो जाएगा। और जितना नियर टू जीरो रहे उतना ही अच्छा माना जाएगा। ठीक, आइए, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स टर्म। आइए इसमें तो बोला कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज फंड प्लस इट कैन बी डिक्लेरेबल। अब ये क्या लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहा है। सब मतलब करंट लायबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, करंट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आ भी गया। तो डेब्ट इक्विटी और डेब्ट आउट ऑफ टोटल कैपिटल, तो डेब्ट प्लस इक्विटी की बात करता है और इसका रेशियो मैं आपको यही बता देता हूं 2:1 होना चाहिए। ठीक है, आए कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर द फाइनेंसिंग ऑपरेशन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो कितना पैसा डेब्ट का लगेगा, कितना पैसा इक्विटी का लगेगा, कहां पर लगेगा, ये लगेगा सर बिजनेस में। तो ये डिसीजन जहां पर लिया जाए उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग करना। ठीक, डेब्ट वर्सेस इक्विटी। डेब्ट क्या होती है, इक्विटी क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर। तो पहले बोला है जो डेब्ट का उधार का पैसा होता है वो लोअर होता है। तो कॉस्ट कम होती है लेकिन रिस्क ज्यादा होता है बेटा, रिस्क ज्यादा कॉस्ट कम होती है। देखो डेब्ट इज मोर रिस्कियर देन इक्विटी, बट यहां पर कॉस्ट कम होता है। ठीक है, क्या कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज लेंडर रिस्क इज मोर देन द ओनर्स रिस्क। यहां पर ओनर्स रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है। लेंडर्स अर्न अ फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड अश्योर्ड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जो भी लेंडर होता है, जो पैसा उधार देने वाला होता है, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पाता है और प्लस उसको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी हो जाता है। तो रिस्की तो है बेटा। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। क्या सर, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट क्या होता है। देखो इसमें कंपनी सरकार क्या बोलती है, देखो तुमने उधार का पैसा लिया है तो एक काम करो भाई, तुम्हारे पे थोड़ा दया करते हैं, तुम एक काम करो पहले उधार का पैसा पेमेंट कर दो, इंटरेस्ट वगैरह दे दो, फिर जो बच जाए उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, तुम्हारे टोटल अर्निंग पे नहीं लगाएंगे। सर टोटल अर्निंग पे नहीं लगाएंगे मतलब बेटा कि तुमने जो उधार जो ज्यादा पैसा कमाया है, पैसा कमाया उसमें कहीं ना कहीं उधार का पैसा लगाया है। अब उधार का पैसा लगाया, तुमने रिस्क लिया है तो उसका तुमको रिवॉर्ड मिला है। तो काम करो पहले तुम अपना सारा खर्चा दे दो, कर्जा अपना पटा दो, अपना इंटरेस्ट दे दो उसके ऊपर जो देना है, डेब्ट का अगर प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ देना है तो वो भी दे दो, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसके ऊपर टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट बोलती है देखो हम तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करें। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज बोले क्या, टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, मतलब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद ही प्रॉफिट में से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। Bring down the tax liability of a business where dividend are paid out of the profit after tax। जबकि डिविडेंड क्या होता है, वो टैक्स देने के बाद दिया जाता है, इंटरेस्ट टैक्स देने से पहले दिया जाता है। तो पहले टैक्स ज्यादा दे दोगे तो प्रॉफिट कम बचेगा, तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ठीक, तो डेब्ट इज मोर रिस्की फॉर द बिजनेस एज इट एड्स द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय अ बिजनेस। ये क्या होता है, मोर रिस्कियर होता है क्योंकि यहां पर क्या होता है, बिजनेस डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आइए, एनी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट में लीड टू द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी बिकने की कगार पे आ जाएगी, कंपनी को बेचा जाएगा, उससे पैसा वसूला जाएगा, उसके एसेट्स बेचे जाएंगे, तब जाकर के काम ऐसा हो पाया। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स अफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस। क्या कहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करता है, अफेक्ट करता है दोनों को, प्रॉफिटेबिलिटी को, कि देखो अगर क्या होगा भाई, अगर हम क्या करेंगे, डेब्ट का यूज ज्यादा करेंगे तो रिस्क हमारे क्या होगा, चीप पड़ जाएगा, तो सस्ता पड़ जाएगा कैपिटल पे पैसा लगाना। अगर हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा सोर्स देना पड़ेगा, प्लस रिस्क, उधार का पैसा ज्यादा यूज करेंगे तो रिस्क ज्यादा होगा, इक्विटी का पैसा यूज ज्यादा करेंगे तो रिस्क कम होगा। ये सब अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी का वो कॉम्बिनेशन दैट मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज कर दे, वो जितना बढ़ सके वो बढ़ा दे, उस स्ट्रक्चर को सबसे अच्छा माना जाएगा।
ठीक है, डिसीजन रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन मोर इंपॉर्टेंट ऑन इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने की बात है, ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब भी डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन किसके लिए लिया जा रहा है? ये शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। ठीक, द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। सर प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल मतलब क्या? देखो, लिवरेज का मतलब होता है क्या? हम लोग लिवरेज का पता है क्या कि जब किसी का सहारा लेकर के कोई काम करते हैं तो बोलते हैं लिवरेज लेना, सहारा लेना। ठीक है, ये वर्ड कैसे आया? देखो, एक जो तराजू होता है, तराजू आपने देखा होगा ऐसे करके तीन इधर उधर करके, ठीक है, तो इसमें बीच में यहाँ पर होता है ना एक चीज, तो इसके वजह से क्या होता है? दोनों तरफ बैलेंस होता रहता है, दोनों तरफ बैलेंस होता है, एक मिडिल में होता है, तो एक तरीके से लीवर का काम करता है। ऐसे अपने क्रेन वगैरह देखी है तो क्रेन में जब ऐसे ऐसे काम करता है, हमारा देखो ये हमारा हाथ काम कर रहा है, तो ये एक तरीके से लीवर हो सकता है, इसकी वजह से हमारा ये हाथ ऐसे रन कर पा रहा है, चल पा रहा है। ठीक, तो लीवर का मतलब क्या होता है कि जब किसी का सहारा लेकर के कोई काम किया जाए, तो मतलब फाइनेंशियल लीवरेज मतलब मनी का लीवरेज लिया गया, मनी का सहारा लिया गया। कैसे? इट इज द कैलकुलेटेड, आपको बोला है क्या कि जितना कैपिटल है, जैसे अगर 100 रुपए का हम इक्विटी लगा रहे थे, 10% से कमा रहे थे, हमारे पास इतना ही पैसा था, तो हम कितना कमा रहे थे सर? 10 रुपए कमा रहे थे। हमने 200 रुपए उधार ले लिया, तो अब कितना सर? 20 रुपए और बढ़ गया, तो हमारे पास में कितना हो गया सर? 30 रुपए कमाना शुरू कर दिया ना। अब इस पे ब्याज दे दिया, मान लो कि इंटरेस्ट हमको ब्याज देना पड़ा 10 रुपए का, तो हमने इस पे 10 रुपए का ब्याज दे दिया, कितना बचा सर? 20 रुपए। पहले कितना कमाते थे सर? 10, अब कितना कमा रहे हैं? 20। तो क्या हमने इक्विटी का बेस बना करके फाइनेंशियल लीवरेज यूज नहीं कर लिया? ज्यादा पैसा यूज करने में सहायता नहीं मदद कर ली? तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज लेना। ठीक है, तो बोला है क्या? इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी और डेब्ट आउट ऑफ टोटल कैपिटल, ये रेशियो इसके अंदर प्रोपोर्शन बोला है, कितना पैसा उसके अंदर होने वाला है। फिर आता है इसके अंदर कि when the financial leverage increases, the cost of fund declines because the increased use of the cheaper debt, but financial risk increases। हमने बताया ना अभी क्या, हमने इक्विटी का पैसा में क्या किया? डेब्ट का पैसा यूज किया, तभी तो मेरा 20 रुपए का इनकम बढ़ गया। तो हमने क्या किया? ज्यादा हमने डेब्ट यूज किया, तो उसकी वजह से हमारा रिस्क बढ़ गया, अर्निंग तो बढ़ी लेकिन रिस्क भी बढ़ गया ना, तो ये चीज यहाँ पर। The impact of financial leverage on the profitability of a business can be identified through EBIT EPS ratio। ये एक रेशियो है जो आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है इसके अंदर, अभी आप लोग देखेंगे, तो उसके थ्रू हम लोग ये मेजर कर सकते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट बेनिफिट्स टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू द फाइनेंशियल लीवरेजिंग। मतलब हम फाइनेंशियल एसेट जो भी है, इक्विटी को बेस बना करके डेब्ट को, पैसे को रेज करते हैं और उस पैसे की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जनरेट कर पाते हैं, इसी को बोला जाता है क्या? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जैसे अपने घर में हम अपने फादर को, अपने मदर को एज अ बेस बनाकर कोई काम करते रहते, तो वहां पे भी बोल सकते हैं क्या? ट्रेडिंग ऑन पेरेंट्स। ठीक, तो सेम यहां पर वही चीज लग जाएगा। सर फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं यहाँ पर? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं? तो पहला सर कैश फ्लो पोजीशन, हमारे पास में कितना कैश है कितना नहीं है, ये हमको डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। क्या हमारे पास में है? तो कैश फ्लो कैसा है? द साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो शुड बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। इफ देयर इज सफिशिएंट कैश फ्लो, डेब्ट कैन बी यूज्ड। अगर आपके पास पैसा है तो उधार लो, नहीं है तो उधार से बचो। ठीक, इसी वजह से देखो क्या होता है, बैंक्स वगैरह कैसे लोन देती, जिनके पास पैसा है उसको ही पैसा देती है। उनको भी पता है जो जिसके पास पैसा है वही तो पेमेंट कर पाएगा, जिसके पास नहीं वो कैसे पेमेंट कर पाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। The company has certain cash payment obligations such as normal business operation, उनको डे टू डे करना है, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स जो हमने एसेट्स लगा रखे हैं, मीटिंग डेब्ट सर्विसेज कमिटमेंट एज वेल प्रोवाइड सफिशिएंट बफर। तो ये सब चीजें तुमको करनी ही करनी है। अगर प्रॉपर पैसा नहीं होगा तो उनको डेब्ट लेकर कोई फायदा नहीं है, वो ज्यादा बर्डन हो जाएगा, नुकसान होने लगेगा, उनको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? ठीक, अभी इस रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स earning before interest and taxes of a company covers the interest obligations।
क्या सर, कितना नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास अर्निंग्स है कि ब्याज का पेमेंट कर पाएंगे। ध्यान दो, अगर हमको देना है 100 रुपए इंटरेस्ट का और हमारी कंपनी कमा रही है 500, तो बताओ हमारा ये क्या रेशियो बन रहा है सर, ये सर 5 टाइम्स है, तो हमारी अर्निंग कितनी है सर, 5 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट को कवर कर पा रही है। तो इंटरेस्ट को कितना गुना कवर कर पा रही है सर, 5 टाइम्स कवर कर पा रही है। ठीक सर, इसका आइडियल रेशियो क्या होता है सर, 5 to 7 टाइम्स। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें अर्निंग्स उसके इंटरेस्ट को 5 से 6 गुना बार ज्यादा है तो मानी जाएंगी, अच्छी बात है। तो यहाँ पे बोला है क्या, as interest which is calculated as follows, EBIT divided by interest, earning before interest and taxes। EBIT का मतलब earning before interest and taxes divided by क्या, divided by interest। ये फार्मूला लिख लेना आप लोग, ठीक है। हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये जितना ज्यादा होगा लोअर सेल बी रिस्क ऑफ द कंपनी फेलिंग टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस। हमने बताया ना भाई, आप अर्निंग्स 500 रुपए करो और एक बार आप ये 1000 कर दो, तो बताओ अब क्या, यहाँ पर जितना ज्यादा होगा उतना आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही पेमेंट की, तो रिस्क कम होता चला जाएगा। ठीक, इसको डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस मतलब कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय कंपनी ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द डेब्ट, द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इट कैलकुलेट एज फॉलोज। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो डेब्ट सर्विस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद प्रॉफिट क्या आया, प्लस डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है, प्लस इंटरेस्ट कितना देना पड़ा है, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस कितने देने पड़े, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो जब ऐसा करोगे तो ये हमको डिसाइड करने की पड़ेगी, ये फैक्टर हो गया। इसके बाद का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, कितना पैसा हमने लगाया और कितना पैसा हमको मिला, वो बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम आपको क्या बताया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। इसको रेट ऑफ रिटर्न भी बोलेंगे, कुछ भी इसको बोलते हो, ROI, ROC कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर ROR रेट ऑफ रिटर्न, सब एक ही बात यहां पर माने। तो इफ रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज हायर, अगर ये हायर है द कंपनी को चूज द ट्रेडिंग ऑन द इक्विटी टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, इट एबिलिटी टू यूज डेब्ट इज ग्रेटर। क्या, अगर उसके पास में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, वो 10 रुपए लगा 100 रुपए लगा करके 25-30% कमा पाती है, तो इसका मतलब अर्निंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, तो उसको डेब्ट के पैसे को यूज करना चाहिए अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए। तो इट एबिलिटी टू यूज हायर ग्रेटर डेब्ट्स, अगर अर्निंग्स बहुत अच्छी कर, मान लो कोई इंसान है, कोई कंपनी है जो अर्न ही नहीं कर पा रही, अपने पैसे भी नहीं कमा पा रही, तो उधार का पैसे क्या कमा पाए। तो जिसकी कैपेसिटी है कि वो अर्निंग्स अच्छा कर रहा है, तो वो उधार का पैसा यूज करके अर्निंग्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, बाय कॉस्ट ऑफ डेब्ट मोर डेब्ट कैन बी यूज्ड इफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज रेट लोअर रेट। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट के जैसे डिबेंचर पे 12 से 14% देना पड़ता है, ठीक है, अगर इसको 10% कर दो, और कोई ऐसा बैंक लोन है उस पे भी कितना परसेंट देना पड़ता है सर, उस पे भी 15 से 18% के आसपास देना पड़ता है, अगर एसबीआई 10 से 12% के आसपास देना ही पड़ता है। तो सर अगर ये रेट कम हो जाए तो हमको पैसा ज्यादा यूज करना चाहिए, अगर ये ज्यादा हो जाए तो कम करना चाहिए, ये बातें हम बोला। टैक्स रेट्स, कितना टैक्स का रेट क्या है, इफ हायर टैक्स रेट मेक्स द डेब्ट रिलेटिवली चीपर एंड इंक्रीज इट्स अट्रैक्शन as compared to the equity as a debt can avail tax benefit on the interest payment। ये बात क्या बोल रहा है पर समझ नहीं है। देखो हमने अभी पिछला बात क्या किया सर, इंटरेस्ट क्या होता है, वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब जो उधार के पैसे पे हमको ब्याज देना पड़ता है वो टैक्स देने से पहले देना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा यहां पर आपको एक सीक्वेंस में बता देता हूं। देखो सबसे पहले सर क्या होता है सर, सबसे पहले होता है सेल्स, उसमें से क्या माइनस करते हैं सर, कॉस्ट। जो बढ़ता है वो क्या बचता है सर, वो बढ़ता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एबिट, जिसके हमने अभी बात की थी, एबिट बचता है। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं सर, इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर क्या बचेगा सर, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी का नाम भी देते हैं इसको, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस हो जाएगा सर, इसमें से टैक्स। अब क्या बचा हमारे पास में, अर्निंग आफ्टर टैक्स,
या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट। ठीक, इसमें से क्या होता है, इसमें से फिर दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को, फिर जो बच जाता है उसमें से क्या दिया जाता है, उसमें से दिया जाता है डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर वाले। तो सबसे लास्ट में ये जो डिविडेंड दिया जा रहा है, इसके बाद जो पैसा बच गया वो बोला जाएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या? अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इस अर्निंग को जब डिवाइड कर दो कि क्या नंबर ऑफ शेयर से, तो हमको क्या मिलेगा, अर्निंग पर शेयर। अगर ये बात समझ में ना आई हो तो दोबारा से वीडियो को देख लो। सबसे पहले सेल्स, उसमें से कॉस्ट माइनस करा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गया, फिर हमने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, फिर हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स के पहले का प्रॉफिट आ गया, फिर टैक्स माइनस किया, फिर हमको मिला। अब बताओ हमने बात की इंटरेस्ट क्या है, टैक्स डिडक्टेबल है। तो ये देखो टैक्स जो ये अर्निंग की है इसमें से टैक्स माइनस हो रहा है ना, तो टैक्स के पहले है, टैक्स के बाद नहीं है, तो ये टैक्स के बाद। जबकि डिविडेंड ये देखो ईपीएस है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये पैसा क्या है, टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, इसको टैक्स लगने के बाद बांटा जाता है। तो सपोज करो कि अगर सेल्स 100 रुपए का हुआ, 10 रुपए का इधर हो गया, अगर हमने तो इधर पे कितना बचा सर, 90 रुपए बचा, फिर उसमें से 20 रुपए का हमने इंटरेस्ट दे दिया तो कितना बचा सर, 70 रुपए बचा। अगर उसमें से 10 रुपए का टैक्स दे दिया तो 60 रुपए बचा, और फिर उसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर वाले को दे दिया 10 रुपए, तो फिर हमारे पास 50 रुपए बचा ना। तो अब टैक्स में बोला हूं कि इस वाले पे बेटा, इस वाले पे अगर यहाँ पे 60 रुपए बच रहा है, ठीक है। अगर हम बोलते कि हमको इंटरेस्ट नहीं देना है, 20 रुपए का इंटरेस्ट नहीं देना है, तो ये 90 का 90 इधर आ जाता, तो हमारे पास 90 में से 10 गया, कितना बचता सर, 80 रुपए। तो बांटने के लिए कितना बचता, 80 रुपए बचता ना, बचता। तो अब बताओ 80 रुपए यहाँ बचेगा तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। 60 रुपए जो टैक्स दे रहे हो 80 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक। तो यही बोला है भाई, क्या है, जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स इंक्लूड नहीं करता, जबकि डिविडेंड जो होता है वो टैक्स को देने के बाद आता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कम बच जाएगा ना, कम बचेगा। अगर हम टैक्स दे देंगे तो पैसा कम होता चला जाएगा, अगर टैक्स नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा। तो इसी वजह से बोला गया भाई टैक्स से थोड़ा सावधान रहो। अगर किसी चीज पर टैक्स डिडक्टिबल है, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है, तो ज्यादा से ज्यादा उधार का पैसा यूज करके इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कर दो, कम पैसा बचेगा बांटने के लिए, और तुम प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न कर पाओगे। तो यहाँ पर ऊपर इधर पे इंक्रीज कर जाएगा, वहीं से टैक्स इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, तो ज्यादा पैसा बचेगा बांटने के लिए, ठीक। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है भाई। इसका टैक्स रेट ये हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी को रेज करने में कितना पैसा आ रहा है, क्या वो ज्यादा लग रहा है या फिर कम। अगर डेब्ट से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा है, प्रॉफिट देना पड़ा है, डिविडेंड देना पड़ा है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए ये सब चीजें, या फिर कम रखना चाहिए। इफ डेब्ट इज यूज्ड बियॉन्ड द पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप शार्पली। अगर हम बहुत ज्यादा पैसा उधार का लेने लगे तब भी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी इक्विटी। अब सोचो ज्यादा पैसा लोगे ज्यादा रिस्क, तो जो शेयर होल्डर होगा उसके दिमाग में क्या आएगा, अरे यार ये तो ज्यादा रिस्क ले रहा है, तो ज्यादा रिस्क ले रहा है, हमको पैसा भी ज्यादा मिलना चाहिए, अर्निंग्स मेरी ज्यादा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमने उधार का पैसा ज्यादा यूज किया है ना, तो कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स थोड़े से डिससैटिस्फाइड होने लगते हैं, बोलते हैं कि हमको भी ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि हम रिस्क ज्यादा बियर कर रहे हैं। तो इस वजह से। इसके बाद क्या, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब पैसे को रेज करने में, कैपिटल मार्केट से अदर जगह से पैसे को रेज करने में कितना कॉस्ट आ रहा है वो चीज। तो फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट नॉट रेजिंग फंड्स, फंड को रेज करने में कितना पैसा हमको देना पड़ता है, लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू इज मोर देन द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ लोन। पब्लिक से पैसा रेज करना ज्यादा कॉस्टली पड़ सकता है किसी बैंक से लोन लेना। The flotation cost may be affect the choice between the debt and equity, ये अफेक्ट करता है debt and equity के बारे में। ये हो गया रिस्क कंसीडरेशन। अगर हम बोले कि रिस्क कितना है, तो इसमें बोला the total risk of business enterprises depend upon the both business risk and the financial risk। किस तरीके का रिस्क है, बिजनेस रिस्क मतलब क्या, कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा कि नहीं, ये बिजनेस रिस्क का पार्ट होता है। एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, सीयूटी के एग्जाम में आएगा कि सब बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अर्न कर पाएगा कि नहीं, बिजनेस रन कर पाएगा कि नहीं रन पाएगा। फाइनेंशियल रिस्क मतलब सर इसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कर पाएगा कि नहीं। इसका देखा होता है मार्केट रिस्क, सर मार्केट में क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, वहां से पैसा रेज कर पाएगा कि नहीं, उसके बारे में। If a firm business risk lower, its capacity to use debt is higher। अगर रिस्क कंपनी में कम है तो वो ज्यादा डेब्ट ले सकता है।
इसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इफ अ फर्म इज If firm uses its debt potential to its full capacity, it loses the flexibility to use more debt. अगर वो जितना डेप्ट ले सकता, मतलब जितना कर्जा ले सकता था उतना ले लिया, भाई आप कैपेसिटी से ज्यादा थोड़ी जाओगे, तो जितना कर्जा ले सकता था वो तो ले लिया। अगर मैं बोलूं जितना कर्जा ले सकता था ले लिया, अब उससे ज्यादा थोड़ी कर्जा ले पाए, तो इसके अंदर वो चीजें आ जाएगी। कंट्रोल, कंट्रोल तो डेप्ट नॉर्मली डज नॉट कॉज डिल्यूशन ऑफ द कंट्रोल। अब क्या बोलता है, कंट्रोल, अगर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हो तो इक्विटी का पैसा ज्यादा रखो, और कम कंट्रोल करना चाहते तो वहां ये चीजें यहां पर। रेगुलर फ्रेमवर्क, कैसा हमारे कंट्री में काम चला है, सेबी की गाइडलाइंस कैसी हैं, कैसे हमारे लीगल फ्रेमवर्क वगैरह बनाए गए हैं, तो ये बातें भी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं, नॉर्मल चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए इसके बाद क्या है सर, स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट की कंडीशंस कैसी कैसी हैं, तो स्टॉक मार्केट का कंडीशन भी हमको डिसाइड करने के लिए बोलता है कैसा स्टॉक मार्केट कंडीशन चल रहा है, वो चीजें यहाँ पर आनी चाहिए। तो बुलिश है, मतलब लोग हमको आसानी से पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो इक्विटी को रहेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इक्विटी शेयर्स कैन बी हायर प्राइस, अगर होगा तो हायर प्राइस पे चल जाएगा। इसका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, हमारी कंपनी का नहीं होता, अदर कंपनीज को भी ये डिसीजन लेना पड़ता है वो उसके स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई, हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। आगे हम लोग और बातें करेंगे फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बारे में। अभी इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। जो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले बात की है, पिछले लेक्चर्स में क्या किया, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात की। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या किया, डेब्ट एंड इक्विटी की रेशियो को देखा, और डेब्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी उसकी बात की थी, और इक्विटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी। हमने एक स्ट्रक्चर देखा था कि एक बेहतरीन स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। इस वाले लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं क्या, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। जब भी बात करते हैं आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो दो जगह पर पैसा लगता है, या तो शॉर्ट टर्म के लिए लगे या तो लॉन्ग टर्म के लिए लगे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगे तो उसका बेनिफिट भी शॉर्ट टर्म होगा। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो एक साल के अंदर और 12 महीने के अंदर की बात की जाती है, और जो 12 महीने की बात की जाए उसको क्या लॉन्ग टर्म के अंदर डाला जाता है। तो हम लोग करेंगे कि क्या, दो जगह पर पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए कि वहाँ से मैक्सिमम आउटपुट हम लोग निकाल सके या फिर मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर सके। तो पहला है फिक्स कैपिटल, किसको बोलते हैं। फिक्स कैपिटल के अंदर बोला जाता है क्या, जितने भी फिक्स आपने पढ़ा होगा नॉन करेंट एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स का पार्ट होगा, जिसमें बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, लैंड, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, फिक्स कैपिटल बोला जाता है उसको। आइए डेफिनेशन देखते हैं इसका। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट्स। बेटा लॉन्ग टर्म की जब भी बात की जाएगी तो आफ्टर 12 मंथ, ऐसी एसेट्स जो हमारे पास में 12 मंथ तक के बाद तक भी रहने वाली हैं, उन सारी एसेट्स के बारे में बोला जाएगा। इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड एसेट्स इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन की बात कर रहा है, एंड मस्ट बी फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब सोर्सेज में भी दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज और लॉन्ग टर्म सोर्सेज होता है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, जैसे डिवेंचर, सर बॉन्ड्स, ठीक है, बैंक से लोन लेना, बैंक लोन, और किसके लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं, क्या 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए अगर हमने लोन लिया है तो उसको इसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर डालेंगे। तो अगर हमको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी है तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू करनी है। डिसीजन रिलेटिंग टू द फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स ह्यूज कैपिटल। अब बेटा जब बात आती है कैपिटल की, आप देखो अपने घर में ही फ्रिज होता है, एसी होता है, हम लोग की बिल्डिंग बनी हुई है, घर बना हुआ है, साथ में फर्नीचर्स वगैरह है, वो कॉस्टली होता है। जो डे टू डे एक्सपेंसेस वो थोड़े छोटे होते हैं। तो हमेशा जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात आएगी वहाँ पर क्या होगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, बड़ा पैसा लगेगा, ज़्यादा अमाउंट में पैसे लगाए जाएंगे। और इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार हमने लगा दिया तो उसको दोबारा से वापस नहीं ला सकते, वो जब तक यूटिलाइज ना हो जाए। जैसे आपने कहीं पर बिल्डिंग खरीद ली, अब बिल्डिंग अगर परचेज कर ली तो उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तुरंत उसको बेच सकेंगे या फिर उसको बेच करके पैसा लाया जा सके, वो लॉन्ग टर्म चला जाएगा। या आपने एसेट कोई मशीन खरीद ली प्रोडक्शन के लिए, अगर प्रोडक्शन के लिए मशीन खरीदी गई है तो वो भी क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इरिवर्सिबल होता है। आप तुरंत पैसे को नहीं पा सकते, वहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन लगेगा उस कैपिटल को निकालने के लिए। विदाउट इनकरिंग हैवी लॉसेस, क्या होना चाहिए यहाँ पर, लॉस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ पर एफिशिएंट यूज किया जाए। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे फिक्स कैपिटल के डिसीजंस वगैरह को, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी उसको कौन कौन अफेक्ट करता है। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस।
तो नेचर ऑफ बिजनेस की बात करता है, उसकी प्रकृति क्या है, हमारा बिजनेस किस तरीके का है, हम कौन से बिजनेस में काम कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ कौन से सेक्टर में है, कौन सी इंडस्ट्री में है, वो सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहला, द टाइप ऑफ बिजनेस इज अ फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फिक्स कैपिटल। कौन कौन सा किस तरीके का किस टाइप का हमारा बिजनेस होता है, इसमें एग्जाम्पल देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सन, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, ठीक, जिनका प्रोडक्शन मेन पर्पज होता है, रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, उनको क्या चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए, मशीन भी चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, वर्कर्स चाहिए और अदर भी रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स बट ट्रेडिंग कॉन्सर्न, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पर, इसका मतलब सिर्फ होता है बाइंग एंड सेलिंग, जिनका सिर्फ काम क्या होता है, बना करके बेचना। इनका काम क्या है, जो बना बनाया माल है, जो बना बनाया सामान है, उसको दूसरे से मंगाना और फिर बेच देना। आपके यहाँ पर जितने सिटीज़ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी शॉप्स हैं, वो ट्रेडिंग कॉन्सर्न है, वो सब ट्रेडिंग का काम करती हैं। क्या करती हैं, मैन्युफैक्चर से मंगाते हैं, आपको सोल्ड कर देते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन मैन्युफैक्चरर कौन होगा, जो उस चीज़ को बनाएगा, प्रोडक्ट्स बनाएगा, तो उनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो इनके पास में ट्रेडिंग कॉन्सर्न जितने होंगे उनको क्या होगा, थोड़ा कम पैसा चाहिए होगा, किसकी तुलना में, जो मैन्युफैक्चरिंग होंगे। ठीक है। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, किस लेवल पे काम करें, छोटे लेवल पे काम करें, बहुत बड़े लेवल पे काम करें। अगर कोई छोटे लेवल पे काम करेगा तो कम पैसा चाहिए, बड़े लेवल पे काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे चाहिए। जैसे अब टाटा, अंबानी, अडानी, इन सब लोगों के पास क्या होगा, ह्यूज कैपिटल होगा। क्यों, वो बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं। आप अगर नॉर्मल बिजनेस करें, छोटा बिजनेस करें, तो वहाँ पर छोटे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। आइए, और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑपरेशन, इन लार्ज स्केल रिक्वायर्स मोर फिक्स कैपिटल। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, प्लस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग स्मॉल है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा पैसा चाहिए। ठीक है। अब ये बड़ा छोटा डिसाइड कैसे होगा, ये बेटा अकॉर्डिंग टू नेचर होता है कि आपकी माइक्रो कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, मीडियम कंपनी है। अब ये किसके बेसिस पे, कैपिटल, मार्केट कैप के हिसाब से आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो कैपिटल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कौन सी बड़ी कंपनी है, कौन सी छोटी कंपनी है। चॉइसेस ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक को चूज कर रहे हो आप कैपिटल बनाने में, कैपिटल चीज़ों को लगाने में, वो कौन सी टेक्निक लगाई जा रही है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव। अब देखो, प्रोडक्शन के लिए दो इंटेंसिव हो सकता है, एक कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा लेबर इंटेंसिव। सर, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, ये पहली बार सुन रहे हो आप लोग। देखो, कैपिटल इंटेंसिव वो बोलते हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज किया जाए प्रोडक्शन पर्पज के लिए। लेबर इंटेंसिव जहां पर प्रोडक्शन या फिर वर्क के लिए लेबर वर्क यूज किया, लेबर को फोर्स को यूज किया जाए। जैसे अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाए जाते हैं ज़्यादातर, मतलब उनको मशीनों के थ्रू ज़्यादा काम वो करवाते हैं। हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ पर क्या है, लेबर इंटेंसिव। क्यों, यहाँ पर सस्ता लेबर है तो इनसे काम करवाया जाता है। तो दो तरीके के हम लोग प्रोडक्शन टेक्निक्स अपना सकते हैं, या तो लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव। अगर हमने कैपिटल इंटेंसिव को लगाया है तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमने लेबर इंटेंसिव लगाया है तो कम पैसे की होगी। क्यों, क्योंकि लेबर होगा, सस्ता मिलता है, चीप होता है, तो हमको कम पैसे चाहिए होंगे। आइए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चलन से बाहर हो जाना, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाना। ठीक है, आउट ऑफ ट्रेंड का मतलब क्या सर, अभी देखिए 5G आने वाला है। अब जब 5G आने वाला है तो 4G क्या हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, मतलब ट्रेंड से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा नोकिया के जो फ़ोन्स पहले आते थे, तो नोकिया को किसने बाहर कर दिया सर, सैमसंग ने कर दिया। सैमसंग ने क्या लाया, स्क्रीन टच लाया, नोकिया कीपैड पे थी, तो नोकिया ऑब्सोल्यूट हो गई। ठीक, तो इस तरीके से कहते हैं जब कोई चीज़ पुरानी हो जाए तो वो मार्केट से आउट ऑफ मार्केट हो जाती है, उसको आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट हो जाना। तो एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग ऑब्सोल्यूट एसेट्स रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके यहाँ पर फ्रिक्वेंटली टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर के केस में, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर में डील ज़्यादा करती है तो क्या करेगी, अभी विंडोज़ 7 चला रहे थे वो लोग, विंडो 10 आ गया, विंडो 10 भी अब धीरे धीरे खत्म होकर विंडो 11 की तरफ जा रहे हैं। ठीक, या फिर वो OS एप्पल के जो भी सॉफ्टवेयर है उनकी तरफ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, चेंज होता चला, जितना फ्रीक्वेंटली चेंज होगा उतना चांसेस है वहाँ पर ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ठीक है, आइए, ये हो गया बात चौथा पार्ट। इसके बाद है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है, कितना ग्रो करने के चांसेस हैं। अब सोचो कि अगर ग्रो करने के चांसेस होंगे तो कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, और नहीं है तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो इसमें बोला क्या, कंपनीज हैविंग हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर किसी कंपनी के पास ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस, वो अपने आप को बहुत बड़ी लेवल पे ले जा सकती है, तो क्या करेगी, रिक्वायर्स मोर फिक्स कैपिटल चाहिए। अब क्यों ऐसा करेगा, देखो, ग्रोथ का सीधा सा मतलब होता है कि अगर हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ जाएं,
ठीक है, पहले एक प्लांट था अब 2 प्लांट हो जाए, या फिर ब्रांचेस बढ़ जाएं, या फिर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ बढ़ जाएं। तो अगर ये सब चीज़ें इंक्रीज होंगी तभी तो ग्रोथ माना जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ प्लांट बढ़ाना है तो कैपिटल चाहिए सर, एम्प्लॉइज़ बढ़ेंगे उनको सैलरी चाहिए, उनके मेंटेनेंस चाहिए, उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी आप ये सब काम करोगे तो पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, और नहीं करोगे तो कम पैसे में काम चल जाएगा। ठीक। डाइवर्सिफिकेशन, आप अपने बिजनेस में कितना डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। जैसे आप लोग अपने घरों में क्या करते होगे कि आप 4 लोग, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मम्मी से भी मांगते हो, पापा से भी मांगते हो, बड़े भाई छोटे भाई जो भी बहन होती है उन सबसे मांग लेते हो, क्या कि किसी ना किसी से तुमको मिल जाएगा। अब ऐसा क्या करो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो अपने रिक्वायरमेंट में, अलग अलग लोगों से मांग करके सिक्योर कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग सेक्टर में जाकर के काम करें, जैसे मेडिसिन में, फार्मा में हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, इसके बाद ऑनलाइन में हो गया, या फिर सेलिंग का कोई काम हो गया, तो अलग अलग काम करोगे, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होगा तो उसमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इफ़ कंपनी गेट्स डाइवर्सिफिकेशन देन इट विल रिक्वायर्स मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा। अगर वो ज़्यादा चाहिए तो उसको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, अ डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट कैन प्रोवाइड लीजिंग। अब बेटा लीजिंग का मतलब क्या होता है, आपके बीकॉम में ये काफ़ी डीप एक टॉपिक है, हम लोग यहाँ पर छोटी सी बात करें। लीजिंग का मतलब होता है जब आप किसी एसेट्स को एज अ रेंट पे लेते हो, उस पर काम करते हो, फिर वो वापस कर देते हो, लीज पे लेते हो। मतलब कुछ टाइम के लिए, 1 साल 2 साल के लिए आपने उसको वापस लिया, अपने पास में काम किया, फिर वो वापस कर दिया। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आपके मान लो कि आपके यहाँ पर कोई घर बन रहा है, ठीक है। अब घर बन रहा है तो क्या करते हो आप लोग, जो सीमेंट को मिक्स करने वाली, सीमेंट बालू गिट्टी को मिक्स करने वाली जो मशीन होती है, उसको क्या करते हो भाई 6 महीने साल भर के लिए क्या अपने पास बोलते हैं हमको आप छोड़ दो। अब एक्चुअल में आप उस टर्म को यूज़ नहीं करते, आप लीजिंग वर्ड यूज़ नहीं करते क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हो। लेकिन जब प्रोफेशनल ऐसा करते हैं तो वहाँ पर लीज वर्ड यूज़ किया जाता है कि भाई हमने एसेट्स को कुछ टाइम के लिए अपने पास लिया, उसका हमने रेंट दिया, उसका किराया दिया, या फिर जो भी चार्जेस हैं वो दिए हमने, और फिर हमने वो एसेट्स एक टाइम पीरियड के बाद वापस कर दिए, तो बोलते हैं लीज लेना, लीजिंग पे लेना। तो अ डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट कैन प्रोवाइड लीजिंग फैसिलिटीज एज एन अल्टरनेटिव टू आउटराइट परचेज। आप परचेज करने की जगह पर अगर हमारे पास लीजिंग फैसिलिटीज़ है तो भाई देखो एसेट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका काम लीजिंग से चल जा रहा है तो एसेट परचेज नहीं करोगे, और जब एसेट परचेज नहीं करोगे तो क्या होगा सर, कैपिटल कम चाहिए होगा। ठीक है, तो एक ये फैक्टर हो गया। इसके बाद क्या है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। अगर हम छोटे लेवल पे मिल रहे हैं तो छोटा पैसा, बड़े लेवल पे मिल रहे हैं बड़ा पैसा चाहिए होगा। तो उस तरीके से देखते हैं क्या, इफ़ कंपनीज आर अंडर कोलैबोरेशन, अगर वो कोलैबोरेट करती है, एक से ज़्यादा कंपनियों के साथ वो हाथ मिलाती है, जुड़ती रहती हैं। जैसा अभी हाल में ही किसके साथ में, वोडाफोन आइडिया के साथ में हुआ सर, डोकोमो एयरटेल के साथ में हुआ। ठीक है, इसके साथ और सारी अभी हाल में ही रिलायंस उसके साथ में कर रही है, टाटा ने बिस्लेरी के साथ में किया। तो अभी ये सब क्या चला है, कोलैबोरेशन चल रहा है, और प्लस ज्वाइंट वेंचर। बेटा ज्वाइंट वेंचर का मतलब हमने बताया था क्या, कि ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है जब 2 डिफरेंट कंपनीज, 2 डिफरेंट पर्सन्स एक साथ मिले किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, मतलब कॉमन पर्पज़ के लिए, और वो वर्क कंप्लीट होते ही वो अलग हो जाए, उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। जैसे हीरो एंड होंडा, हीरो होंडा एक ज्वाइंट वेंचर का पार्ट था। ठीक है, मारुति सुजुकी वो भी एक ज्वाइंट वेंचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, देन दे नीड लेस फिक्स कैपिटल एज दे शेयर्स प्लांट एंड मशीनरी विद देयर कोलैबोरेशन। इनको कम पैसा चाहिए क्योंकि क्या करेंगे, जैसे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, वहाँ पर एक मेटा यूनिवर्सिटी करके वर्ड यूज होता है। मतलब क्या होता है कि अगर कॉमर्स का बच्चा चाहे, अदर फैकल्टी के बच्चे चाहें तो वो दूसरे फैकल्टी में जाकर के एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक, तो अदर डिपार्टमेंट का चाहे तो वो दूसरे डिपार्टमेंट जाकर के पढ़ सकता है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि भाई हमारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नहीं है वो वहाँ पर जाकर के पढ़ लेगा, उसके यहाँ पर जो नहीं वो हमारे यहाँ पर पढ़ लेगा। तो एक अलग डिपार्टमेंट ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दोनों के पास जितना अवेलेबल रिसोर्स था उसी में उनका काम हो गया। तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती अगर कोलैबोरेशन होता है। आइए इसके बाद क्या है हमारा, ये तो हो गया फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। अब कहते हैं ये तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं हमारी लाइफ में भी। देख लो, आपको जो मोबाइल मिला है वो तो लॉन्ग टर्म हो गया, मोबाइल हो गया, बाइक हो गई, या फिर साइकिल है आपकी, जो कुछ भी है आपको डे टू डे में तो चाहिए ही चाहिए। इसमें प्लस अगर मोबाइल है तो रिचार्ज चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ये डे टू डे में आ जाएगा। खाना पीना आपका डे टू डे में आ जाएगा। ठीक, तो जो डे टू डे बिजनेस वर्क में चाहिए होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के नाम से जानते हैं उसको। तो
तो वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द फंड रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, मतलब पर डे जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, ऑपरेशन हो रहा है, प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग, इनमें जितना भी पैसा पर डे लग रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल में बोला जाएगा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अपार्ट इसके अलावा फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इन्वेस्ट इन क्या करेंट एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट। बेटा कैश का मतलब तो आपको समझ आ रहा है, नोट जो आपके हाथ में होता है हमेशा। इक्विवेलेंट में क्या आता है, देखो इक्विवेलेंट की जब बात की जाती है तो यहाँ पर आता है सर बैंक, जो हमारे बैंक में पैसा पड़ा है, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिनको तुरंत खरीदा और बेचा जा सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारी किस में आती, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाती विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए होता है, एक साल के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के नाम से जानेंगे। आइए, इसमें भी कुछ फैक्टर्स होंगे जिनको अफेक्ट करेंगे। पहले टाइप है हमारे पास में, 2 टाइप से बोला गया। पहला सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात की जाए, ग्रॉस और नेट दोनों में डिफरेंस है। सर ग्रॉस का मतलब होता है जो सबको समाहित करके रखता है, सबको एक साथ ले जो करके करता है, मतलब वो नहीं कहता कि नहीं किसी में डिफरेंस नहीं करता, सबको एक साथ ले करके चल रहा है। नेट का मतलब उसमें से प्योर बचता होगा जो चीज़, वो हमारे यहाँ पर आ रहा है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। इन्वेस्टमेंट इन ऑल करेंट एसेट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मतलब जितनी भी करेंट एसेट हैं, करंट एसेट सर कहाँ पढ़ेंगे, सर आप लोग इसको थर्ड बुक अकाउंट्स की उसमें फॉर्मेट्स के अंदर पढ़ेंगे करंट एसेट्स, ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी करंट एसेट के पार्ट होते हैं वो सब क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के पार्ट होते हैं। एंड द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, देखो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है बेटा, इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। तो एक फॉर्मूला भी यहां पर लिख सकते हो, इससे आपके एग्जामिनर का अच्छा अप्रोच हो जाएगा, वो नंबर देने लगेंगे। फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेंज करते हैं, फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, ये सारी बातों के बारे में बात करते हैं। पहला सर नेचर ऑफ बिजनेस, सर यहां पर भी नेचर आ गया बेटा। देखो सेम चीज, फैक्टर्स तो सेम ही अफेक्ट करते हैं ना, एक ने लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डाला, एक शॉर्ट टर्म में डाला है। अब जिसने शॉर्ट टर्म में डाला है वो लॉन्ग टर्म में नहीं डाल सकता क्या, सर डाल सकता है, और जिसने लॉन्ग टर्म में डाला है वो शॉर्ट टर्म में नहीं डाल सकता, सर डाल सकता है। तो दोनों केस मिलते जुलते रहेंगे, ऐसा नहीं कुछ नया चीज आपको बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ क्या किया जाएगा, उसको यहाँ से रिलेवेंट किया जाएगा, यहाँ से रिलेट कर देंगे, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। आइए तो नेचर क्या है, द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय इट। फॉर एग्जांपल अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखो बात आ गई ना सर, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग है तो बताओ कम होगा, अभी आपको बताया ट्रेडिंग है तो कम होगा, अगर क्या है मैन्युफैक्चरिंग है तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग से कम लगता है हमारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, सेम चीज़ है बेटा, लार्ज स्केल पे क्या करोगे, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमारा स्मॉल है तो हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सारी चीज़ें सेम है इसमें, सारी चीज़ें, 1-2 पॉइंट्स हमारे डिफरेंस हो सकते हैं या फिर ज़्यादातर चीज़ें हमारी इक्वल उसी वैसे ही होंगी जो हमने उसमें पढ़ी हैं। तीसरा पॉइंट बिजनेस साइकिल। अब साइकिल की जब बात आती है तो बूम एंड रिसेशन। बूम का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा, मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ी पड़ी हो, बहुत सारे लोग डिमांड करें, उनके पास भर भर के पैसा पड़ा हुआ है, वो सिर्फ डिमांड करे जा रहे हैं, मुझे ये खरीदना वो खरीदना है, सब कुछ खरीदने के लिए तैयार हैं। मतलब जो पीपल्स हैं, जो पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर रखती है, उसके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, वो मनी को अपने पास होल्ड करके रख पड़ा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ज़्यादा बूम होना। तो बूम इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में बूम है तो क्या होगा, मोर प्रोडक्शन विल बी, भाई डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी करना पड़ेगा, अगर सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या चाहिए सर, कैपिटल चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो यहाँ पर बोला क्या, बूम इन द इकोनॉमी है तो मोर प्रोडक्शन चाहिए होगा, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम एज कंपेयर टू द डिप्रेशन, या फिर इसको बोलते हैं रिसेशन, ठीक है, इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर क्या होगा, लेस चाहिए होगा, कम पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सीजनल फैक्टर्स, अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं
सीजन के हिसाब से काम करती हैं। जैसे ठंड के कपड़े हो गए, आइसक्रीम हो गए, गर्मी में ज़्यादा खाते हैं लोग, ठंड में थोड़ा कम खाते हैं, ठीक है। गर्मी के कपड़े हो गए, कुछ चीज़ें बरसात में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ चीज़ें गर्मी में। तो अलग अलग सीजन के हिसाब से भी हमारे यहाँ पर बटा हुआ है चीज़ें। तो अब देखो, इन पीक सीजन, अगर कोई ऐसा सीजन चल रहा है जहाँ पर वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, पीक चल रहा है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल बी हाई एंड दस हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर एज कंपेयर टू लीन। लीन मतलब जो कमज़ोर चल रहा है, उतना पीक नहीं चल रहा है, बहुत कमज़ोर चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पर। तो ऐसे जहाँ पर पीक सेशन है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, नहीं है तो कम। प्रोडक्शन साइकिल, सर प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात देखो बेटा, आपने जब रॉ मटेरियल्स परचेज किया प्रोडक्शन करने के लिए, और जब वो फिनिश प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद जब सेल हो करके वो कैश आपके पास चला आया, ठीक है। साइकिल तो बहुत बड़ा होता है, सिर्फ इतना हमको ध्यान देना क्या, जब हमने प्रोडक्शन किया और वो जब बन के तैयार हो गया तो प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्ट को बनाने में साइकिल हो गया ये, ठीक। फिर हम रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, फिर हम बनाएंगे, फिर ऐसे करके चलेगा ये। आइए, प्रोडक्शन साइकिल्स टाइम स्पेन बिटवीन रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, हमने रॉ मटेरियल को कब रिसीव किया, कब हमने पाया, एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स, हमने कब रॉ मटेरियल्स मंगाया, कब उसको फिनिश प्रोडक्ट बना दिया और कब उसको बेच दिया। एक साइकिल हम क्रिएट करते हैं इस तरीके से। तो जिसका प्रोडक्शन साइकिल छोटा होगा उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, जिसका प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होगा उसको ज़्यादा चाहिए होगा। देखो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हायर इन फर्म विथ लॉन्गर एंड लोअर इन द फर्म विथ शॉर्टर प्रोसेसिंग पीरियड। मतलब अगर शॉर्ट है तो क्या होगा, कम चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्शन होगा फिर वो सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्गर होगा तो वो पैसा बचा पड़ा रहेगा, तो ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक समझ लो, ये जो कैश में, जैसे आप लोग ध्यान देते हो कि जो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं उनके यहाँ पर दुकान भरी रहती है, और जो उधार में भी सामान बेचते रहते हैं उनके यहाँ पर दुकान ऐसे टूटी रहती है, पड़ी रहती है, उसमें कोई सामान खत्म रहता है, सामान नहीं मिलता। क्यों होता है भाई? जिसने जल्दी जल्दी सामान बेच करके पैसा ले लिया, उसके पास पैसा पड़ा हुआ है तो और सामान लेकर के आता है, लेकिन जिसने उधार में दे दिया उसको पैसा मिला ही नहीं। जब पैसा मिला ही नहीं तो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो इस बात को हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद, डिफरेंट फर्म अलाउड डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स देयर कस्टमर डिपेंडिंग ऑन देयर क्रेडिट, मतलब क्रेडिट अलाउ, हम कितने दिन का क्रेडिट आउट देते हैं। अगर हमारा लॉन्गर पीरियड ऑफ क्रेडिट, वह दिन ऐसा हम लोग करते हैं, क्रेडिट देते हैं, उधार पे सामान बेच रहे हैं लॉन्गर पीरियड के लिए या फिर बहुत बड़े अमाउंट में, तब तुमको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, और हम क्रेडिट में नहीं करते तो हमको कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने है क्रेडिट अवेल्ड। अवेल्ड का मतलब क्या होता है, हम अपने सप्लायर से कितना क्रेडिट पाते हैं। अभी तो हमने क्या किया, क्रेडिट अलाउड, मतलब अपने कस्टमर्स को हमने उधार पे सामान कितना देते हैं। दूसरा, हम क्रेडिट कितना रिसीव करते हैं, कितना हमको मिलता है। तो अवेल्ड कितना करते हैं, जस्ट एज फर्म अलाउ क्रेडिट इट्स कस्टमर इट ऑल्सो मे गेट क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर, वो अपने सप्लायर से भी उधार पे सामान खरीदता है। अगर सोचो लॉन्गर पीरियड के लिए उधार पे सामान तुमको मिल जाए तो ये तो अच्छी बात है ना, कि जब तुमको लॉन्गर पीरियड के लिए तब तक तुम बना करके बेच दोगे, मतलब तुमने पैसा दिया नहीं और तुमने बेच करके तब तक पैसा कमा लिया, तो ये तो फायदे की बात है ना, तुमको पैसा अब देना है बाद में। तो ये जितना लंबा पीरियड होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए, और जितना कम होगा उतना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, पैसा जल्दी जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 8वां, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब डिफरेंट इंटरप्राइजेज मैनेज देयर ऑपरेशन विद वेरिड डिग्रीज ऑफ एफिशिएंसी such as efficiency may reduce the level of raw materials, finished goods and debtors resulting in lower requirement of the working capital। अगर efficiency बहुत अच्छी है हमारी, efficiency का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाना, मतलब कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले आना। अगर कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट हम लोग करेंगे तो उसमें हमको क्या होगा, कैपिटल कम चाहिए होगा। लेकिन अगर हम एफिशिएंट नहीं हुए, वेस्टेज ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा पैसे यूज कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये बात हमको ध्यान रखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल कैसे है, तो इफ़ रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रीली एंड कॉन्टिन्यूसली, मतलब जब चाहो तब वो मिल जाए और लगातार आपको वो मिलता रहे रॉ मटेरियल्स, तब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको जब चाहिए वो मिल जाता है। तो इन दिस केस क्या होगा, इंटरप्राइजेस कैन मेंटेन एडिक्वेट स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्या कर सकता है उसके पास, अपने पास अच्छा खासा पैसा
लगा सकता है उस स्टॉक को रखने के लिए इफ द लीड टाइम। अब बेटा लीड टाइम का मतलब क्या होता है, देखो हमने जब ऑर्डर किया, क्या जब हमने ऑर्डर दिया और जब हमको रिसीव हुआ हमारा प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स का हमने जब ऑर्डर दिया और उसको रिसीव होने तक जितना टाइम लगा उसको लीड टाइम बोलते हैं। एक बार फिर से, आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जब ऑर्डर प्लेस किया, उस ऑर्डर को आपने जब रिसीव किया, उस जो टाइम ड्यूरेशन लगा उसको लीड टाइम बोलते हैं। बात समझ आई? तो बोला है कि अगर इफ लीड टाइम इज मोर, मतलब ऑर्डर देने में और उसको रिसीव करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो लार्जर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर्ड, तब क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मटेरियल रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। एंड लार्जर शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इस केस में ज़्यादा वर्किंग रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमको। ठीक है, आइए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या, फ्यूचर में क्या चांसेस हैं ग्रो करने के, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, ये सब कितने ग्रो करने के चांसेस हैं। तो इफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ कंसर्न परस्यूड टू बी हायर, अगर उनका ग्रोथ करने का चांसेस ज़्यादा है तो इट विल रिक्वायर लार्जर अमाउंट, अगर उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ कर सकते हैं, वो नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा खोलने होंगे, उनको ज़्यादा ब्रांचेज ओपन करने होंगे, उनके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, आइए लेवल ऑफ कंपटीशन। तो लेवल ऑफ कंपटीशन का मतलब हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब मार्केट में अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपके जैसे और सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं, तो उस केस में क्या होगा, नेसेसिटी लार्जर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू मीट अर्जेंट ऑर्डर फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। हमको एक बड़े अमाउंट, बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, फिनिश गुड्स को बना करके तैयार रखना पड़ेगा कि जब भी ऑर्डर आए हम तुरंत उसको दे सकें, डिलीवरी तुरंत हम कर सकें, तो उस केस में हमको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट चाहिए। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब परचेजिंग पावर लोगों के पास ज़्यादा होती है, ठीक है, और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन आ गया, हर चीज़ के प्राइसेस हाई होने लगते हैं, तो उस केस में बोलते हैं व्हेन राइजिंग प्राइसेस लार्जर अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इवन मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। हमको प्रोडक्शन करने के लिए जो भी अमाउंट चाहिए, जो भी वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कितना डिमांड आ सकता है, क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इस सब चीज़। तो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स वेजेज आल्सो राइज, उस टाइम पर क्या होता है, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस वगैरह हाई हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए, हमको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वर्किंग कैपिटल हमको ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, आइए तो ये हमारा रहा वर्किंग कैपिटल का पार्ट। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ में हम लोग का ये पूरा चैप्टर होता है, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग इसका क्या एमसीक्यू वगैरह भी देखेंगे, एमसीक्यू है इसके, जो भी केस बेस्ड स्टडी है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, थैंक यू।